मैकबेथ फुल टाइटल है इसका, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ठीक है, ये टाइटल का पार्ट नहीं है, ये ईयर आपको याद रखने के लिए दिया गया है। टाइटल यही है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। फर्स्ट पब्लिश फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी इसकी 1606। तो ये क्वेश्चन, ये ईयर इसी के रिगार्डिंग दिया गया है कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ की जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी वो पब्लिश हुआ था 1606 में हुआ था, बिल्कुल इजी है। और फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1623 में इन फर्स्ट फोलियो, इन फर्स्ट फोलियो। टीजीटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ जाए तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था। फर्स्ट फोलियो में ही हुआ था ये 1623 में। इसके जॉनर की बात करते हैं कि जॉनर क्या है। ये एक ट्रेजेडी है और कह सकते हैं कि शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी में इंक्लूड है। हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ। तो इन फोर ट्रेजेडीज में ये इन्वॉल्व है। तो इसका जॉनर क्या है, ट्रेजेडी है। शेक्सपियरन ट्रेजेडी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, क्या मिल सकता है, शेक्सपियरन ट्रेजेडी। ऑप्शन में वो क्या मिल सकता है, एलिजाबेथन ट्रेजेडी। ठीक है, और क्या मिल सकता है, रोमांटिक ट्रेजेडी। देखिए ये मैंने आपको क्यों बताए हैं, व्हाट आई वांट टू थिंक आउटसाइड द सर्कल। मैं चाहता हूं आप सर्कल से बाहर जाके भी सोचें। ठीक है, आपको साइकोलॉजी को मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं। क्या, कि हमने एक फैक्ट जाना कि मैकबेथ शेक्सपियर की लिखी एक ट्रेजेडी है, और आपको ये मालूम हो ही गया कि वो वन ऑफ द ग्रेट फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। ऑप्शंस में हमने सोचा ही नहीं, बॉक्स से बाहर जाके, सर्कल से बाहर जिसको बोलते हैं, बॉक्स से बाहर जाके हमने सोचा ही नहीं कि शेक्सपियर ना लिख के वो एलिजाबेथन ट्रेजेडी भी तो बोल सकते हैं। क्योंकि उसके बाद में जो ट्रेजेडीज लिखी गई एलिजाबेथन एज के बाद, रेस्टोरेशन में और उसके बाद, वो ट्रेजेडीज में कुछ वेरिएशन थे, कुछ चेंजेस थे। और अगर शेक्सपियर से पहले की बात करें, एलिजाबेथन एज से पहले की बात करें, तो टोटल इमिटेशन थी क्लासिकल ट्रेजेडी की। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। तो क्यों इसको शेक्सपियन ट्रेजेडी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बाकी ट्रेजेडी से डिफरेंट थी। मिल्टन ने जो ट्रेजेडी लिखी अपनी एक, वो प्योर क्लासिकल ट्रेजेडी थी। उसके बाद मॉडर्न एज में जो ट्रेजेडी लिखी गई है वो कुछ डिफरेंट थी, उसमें वो कंसेप्ट नहीं थे, वो एक जो ट्रेजिक फ्ला है वो वाली चीज नहीं दिखाई गई है, उसमें हमर्सिया नहीं होता, उसमें कथारसिस नहीं होता, यह सारे एलिमेंट्स नहीं होते जो शेक्सपियन ट्रेजेडी में डाले गए हैं। और वो फीचर क्लासिकल ट्रेजेडी के भी है। तो अपने आप में शेक्सपियन ट्रेजी ट्रेजेडी एक जोनर है, ट्रेजेडी के अंदर ही एक क्लास है। और ऐसा बाकी एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट ने भी किया है, तो इसलिए उसको एलिजाबेथन ट्रेजेडी भी बोलेंगे। और क्योंकि ये क्लासिकल ट्रेजेडी को फॉलो नहीं करती, उसकी रूल्स को फॉलो नहीं करते, पार्शियली करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते, इसलिए एलिजाबेथन एज में डेवलप हुई है, इसलिए इसको रोमांटिक ट्रेजेडी भी बोला जाता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स ये सब चीज आप जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम सोच नहीं पाते और ऑप्शन में उसी चीज को ढूंढते रह जाते जो हमने रटा था। ठीक है, तो अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजी को और अच्छा बनाइए, उसको और बेहतर बनाइए कि हम आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सके जब एग्जाम हॉल में हम होंगे। ठीक है, भाई वहां पे यही ऑप्शन ना मिलके वहां पे इनमें से कुछ ऐसा चीज हो जाए तो वहां आप कंफ्यूज ना हो, बैफल ना हो, घबराए नहीं, चीजों को उसके अकॉर्डिंग लेके चले। तो इसका जॉनर क्या है, ट्रेजेडी है। और कौन सी ट्रेजेडी हो सकती है, उसको हम शेक्सपियन ट्रेजेडी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्लासिकल नहीं थी। मैकबेथ के लिए विलियम शेक्सपियर ने सोर्स किसको यूज किया है, देखिए हम सोर्स पहले ही पढ़ चुके हैं, राफेल होनिटसेल क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। शेक्सपियर के मैकबेथ के साथ साथ जो हिस्ट्री प्लेस थे वो, और किंग लेयर, सिम्बलिन, इन सभी का सोर्स क्या है, राफेल होलिनसेड का क्रॉनिकल्स
पूरा टाइटल है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। पहले हम इसको पढ़ चुके थे। इसके दो एडिशन आए थे 1577 और सेकंड एडिशन आया था 1587। इसको उन्होंने यूज किया है। क्लियर है? तो फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुई थी? 1606 में। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? 1623। फर्स्ट फोलियो याद रहेगा तो ईयर याद रह जाएगा। जर्नल इसका ट्रेजेडी है। सोर्स भी क्लियर हो गया। सेटिंग भी है, ये हम पढ़कर आ चुके हैं। सेटिंग क्या है इसकी? सेटिंग में कुछ भी दे सकता है। इन्वर्नेस कासल, जो मैकबेथ का किला है। इनफैक्ट ये एक टाउन है जहां पर उसका किला है। फॉरेस्ट कासल, जहां डंकन रहता है उसके आसपास फॉरेस्ट का वुड है, फॉरेस्ट वुड। और टाउन का नाम फॉरेस्ट है जहां पर डंकन रहता है। तो इनिशियल पार्ट जो है वो फॉरेस्ट में सेट किया गया है। डंसिन एंड हिल, जो इन्वर्नेस कासल है वो डंसिन एंड हिल पर है। और बिरनम फॉरेस्ट, वो जो आखिरी की लड़ाई जो लड़ी जाती है वो बिरनम फॉरेस्ट में लड़ी जाती है। और ओवरऑल ये सारी चीजें कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। कुछ एक सीन इसके इंग्लैंड में प्रेजेंट किए गए हैं जहाँ डंकन का बड़ा बेटा मैक मालकम और मैकडफ डिस्कस कर रहे होते हैं और इंग्लैंड की सेना भी इसमें इन्वॉल्व होती है जब उसको अटैक करती है। तो स्कॉटलैंड में मोस्ट ऑफ द सेट है, लेकिन कुछ एक सीन इसके इंग्लैंड में भी प्रेजेंट किए गए हैं। और अगर समय की बात करें तो 11वीं सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। हिस्ट्री की किस टाइम की कहानी है मैकबेथ की? 11वीं सेंचुरी की। 1040 से 1057 तक मैकबेथ राजा रहा था स्कॉटलैंड। आपको बता दूं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली स्कॉटिश प्ले है ये शेक्सपियर का। ओनली स्कॉटिश प्ले जो स्कॉटलैंड की हिस्ट्री पर लिखा उन्होंने। ओनली स्कॉटिश प्ले बाय ऑफ शेक्सपियर। तो सेटिंग्स में आपने क्या क्या जाना? इन्वर्नेस कासल, फॉरेस्ट कासल, डंसिन एंड हिल, बिरनम फॉरेस्ट। माइनर में मैं अगर ऑप्शन देगा वो तो दे सकता है, अदरवाइज हमें एक ओवरऑल ये मालूम होनी चाहिए। ओवरऑल सेटिंग इसकी स्कॉटलैंड है और कुछ पार्ट उसका इंग्लैंड में भी प्रेजेंट किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बुक्स ने ये मिस कर दिया है कि ये किस समय की कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहानी को रिप्रेजेंट करता है 11वीं सेंचुरी। क्या ये नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए, टेक्स्ट पर बिल्कुल फोकस कीजिए। आवाज को ध्यान से सुनते रहिए। बिल्कुल इससे डेप्थ में कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि इतना डेप्थ में भी नहीं आएगा, बट कंसेप्ट क्लियर है इसलिए मैं इतनी गहराई में इसको लेके गया हूँ आपके लिए। सेटिंग्स क्लियर है, सोर्स क्लियर है, जोनर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसकी थीम। ठीक है, अगर इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम में आती है ब्लाइंड एम्बिशन। एक थीम है इसकी। फॉर सवेरन पावर। ठीक है, सवेरन का मतलब होता है एक छत्र जो साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता है। और इसी के कारण इसमें क्या होती है? रिजिसाइड होती है। ये इसकी मेजर थीम नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट है इसका। तो एक एम्बिशियस होना, किस चीज के लिए? सवेरियन पावर के लिए, साम्राज्य की शक्ति के लिए, हासिल करने के लिए। तो वो जो एम्बिशियस होना, ये इसकी मेजर थीम है जिसमें रेजिसाइड इन्वॉल्व हो जाती है। उसके लिए रेजिसाइड भी उसको करनी पड़ती है। क्लियर है? मल्टीपल थीम होती है। ये उसका ट्रेजिक फ्लो भी है, लेकिन इसमें थीम के बेसिस पर ये भी दिखाया गया है कि एक ब्लाइंड एम्बिशन हो जाती है सवेरन पावर के लिए, साम्राज्य को हथियाने के लिए। और इसीलिए रेजिसाइड भी इसके पार्ट में आ जाता है। अगर इस प्ले के एक्ट एंड सीन की बात करें, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं टीजीटी में। ठीक है, लेकिन फिर भी ये एलिजाबेथन ड्रामा है, तो इसमें हमेशा 5 एक्ट होंगे और 5 एक्ट सीन्स में डिवाइड है। लेकिन बाय चांस पूछ ले तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर, पूरे प्ले के अंदर 28 सीन्स है। ठीक है, 5 एक्ट्स डिवाइडेड इनटू 28 सीन्स। शेक्सपियर की एक लाइन है, मुझे पता नहीं किस प्ले में है, कि सरफेस जो होता है पानी का, उस पे कचरा तैरता है। अगर आपको पर्ल चाहिए तो गहराई में जाना होगा। ठीक है, जितने लेवल पे हम आपको मैकबेथ पढ़ाने जा रहे हैं या आप पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चन आएंगे, बट लेकिन डेप्थ में जब पढ़ेंगे तो सरफेस का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दिस इज द सोल पर्पस। ठीक है, ये मत समझना कि इतनी गहराई से क्यों पढ़ रहे हैं सर।
लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो सरफेस की चीजें बिल्कुल आपको आसान लगेगी। क्लियर है? कंसेप्ट को गहराई से क्लियर कीजिए, सरफेस पे एक भी चीज गलत नहीं होगी। तो एक्ट एंड सीन कितने हैं? एलिजाबेथन एज में जितने भी ड्रामा रहे हैं उनमें सभी में 5 एक्ट्स चलन में थे। ड्रामेटिक पर्सोना जिसको आप बोलते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में इसको कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन लिटरेचर में इसको ड्रामेटिक पर्सोना बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में ये वर्ड ना यूज करके यही टर्म यूज कर देगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ड्रामेटिक पर्सोना रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ अ प्ले। किसी प्ले में जो कैरेक्टर्स है उनके नाम को रिप्रेजेंट करता है ड्रामेटिक पर्सोना। तो सबसे पहले नाम आता है किंग डंकन का। ध्यान से समझ लीजिए, इतनी देर क्लास चल रही है, इतनी देर ध्यान रखना है, सब चीज याद रहेगी, आई गारंटी। किंग डंकन की कहानी है, तो किंग डंकन है द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जब प्ले शुरू होता है, प्ले की बात की गई है इसमें, प्ले में किंग डंकन स्कॉटलैंड का राजा है। मालकम, MALCOLM, मालकम द किंग्स एल्डर सन, राजा का बड़ा बेटा है। बाद में क्या बन जाता है? प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड की उसको उपाधि दे दी जाती है। ठीक है, राजा डिक्लेयर करता है एक्ट थर्ड में, सॉरी एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में ही, सीन फोर्थ में। ठीक है, इनफैक्ट एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ की बात है। ठीक है, वो डिक्लेयर कर देता है उसको कि मेरा उत्तराधिकारी मालकम होगा, और साथ साथ उसको एक पदवी दे देता है प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। तो पूछा जा सकता है कौन है ये? मेलकम, जो राजा का बड़ा बेटा होने के साथ साथ राजा प्ले के कोर्स के दौरान उसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बना देता है, और लेटर किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी वो बनता है। कब? जब वो मैकबेथ को मार देता है। ये भी राजा है, कंफ्यूज तो नहीं है, और बाद में ये भी राजा बनता है। बिल्कुल इजी सी पॉइंट है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक बार यस या नो बोल दीजिए सर, दो राजा क्यों है? क्योंकि अलग अलग समय पे राजा है वो। बीच में मैकबेथ भी राजा बना। समझ आ रहा है? यस या नो? रचना जी कैसे हैं काफी दिनों बाद? ठीक है, क्लास को रेगुलर लीजिए। आई विश आप लोग जल्दी टीचर बने, और उस टीचर बनने में बस आपकी मेहनत और रेगुलरिटी की रिक्वायरमेंट है। ओके इंद्रवीर। डोनल बेन, राजा का सेकंड जो बेटा है, छोटा बेटा है। किंग्स यंगर सन इज डोनल बेन। नाम याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैकबेथ प्रोटोगोनिस्ट है, जिसकी कहानी जिसके चारों तरफ घूमती है उसको प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। जनरल है आर्मी का, स्कॉटिश आर्मी का। थेनोक्लेमिस है। देखिए, इनके जब फादर की डेथ हुई थी, फादर की, जो इनके फादर थे वो थेनोक्लेमिस थे। मैकबेथ के फादर थेन ऑफ ग्लैमिस थे। ग्लैमिस एक तरह से एरिया था, क्लैन होता है ये, क्लैन। ठीक है, एक समुदाय, एक एरिया, जिसको हम मनसबदारी बोलते हैं यहाँ पे, तो उस तरह से एक एरिया का हेड था वो, उस एरिया का नाम था ग्लैमिस। ठीक है, तो इनके फादर थेनोक्लेमिस थे, उनकी डेथ के बाद मैकबेथ थेनोक्लेमिस बन जाते हैं। तो जब प्ले स्टार्ट होता है, अगर उनके पास कोई पोस्ट थी, वो जनरल होने के साथ साथ थेनोक्लेमिस भी थे। साथ साथ वो बन जाते हैं थेन ऑफ काउडर। जब वो नॉर्वे की सेना को हरा देते हैं, और नॉर्वे की सेना को हराने में जो थेन ऑफ काउडर है वो नॉर्वे का साथ देते हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ। डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वो एक तरह से ट्रेजरी करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। ठीक है, तो थेन ऑफ काउडर को हटाकर मैकबेथ को ही थेन ऑफ काउडर बना देते हैं, जो उस समय थेन ऑफ काउडर था, उसकी हत्या करवा देते हैं। ये आदेश देते हैं डंकन। तो एक तरह से थेन ऑफ ग्लैमिस भी है वो। इस नॉर्वे की सेना को हराने के बाद थेन ऑफ काउडर भी वो बन जाते हैं, और साथ साथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी वो इस प्ले के अंदर रहे हैं। तो थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ काउडर,
किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये सब पोस्ट उनकी रही है। साथ साथ वो प्रोटोगोनिस्ट है और जनरल ऑफ आर्मी है मैकबेथ। क्लियर। फिफ्थ कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकबेथ है एंड क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा पूछा जा सकता है, हु इज द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्ले। तो ऑब्वियसली मैकबेथ की वाइफ ही क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड है। ये इतना इजी पॉइंट है, लेकिन इस पर लर्नर्स का ध्यान नहीं जाता। क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड अगर पूछ लिया जाए तो हो सकता है एकदम से माइंड वर्क करे, हो सकता है ना करे। तो क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड कौन रहती है, क्योंकि और कोई क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड नहीं है, ना तो डंकन की वाइफ दिखाई गई है इसमें और ना ही मैल्कम की वाइफ दिखाई गई है। तो एक ही कैरेक्टर है जो क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड का रोल प्ले करती है, वो लेडी मैकबेथ होती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है, अब धीरे धीरे माइनर कैरेक्टर जितने भी होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। बैंको मैकबेथ का फ्रेंड है, ये कनेक्शन भी पूछा जा सकता है आपसे। बैंको कौन है, मैकबेथ का फ्रेंड है, जनरल है वो भी, एंड जनरल इन द आर्मी, वाज वंस प्रेजेंट एज अ घोस्ट। साथ साथ एक बार वो एज ए घोस्ट के रूप में भी प्ले में प्रेजेंट होता है। 3 पॉइंट जाने, कैरेक्टर का नाम बैंको है, मैकबेथ का फ्रेंड है, स्कॉटिश आर्मी का जनरल है, और इस प्ले में उसकी एक अपीयरेंस होती है घोस्ट के रूप में भी। ठीक है, एक बैंक्वेट सीन आता है, हम इम्पोर्टेंट सीन आपको कराएंगे, डोंट वरी। बैंक्वेट सीन आता है, ठीक है, एक समारोह चल रहा था, एक पार्टी चल रही होती है, तो उसमें वो घोस्ट आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है बैंक्वेट सीन किस प्ले में आता है, मैकबेथ में आता है। तो उसी में घोस्ट अपेयर होता है, वो बैंको का घोस्ट होता है। तो बैंको के बारे में सभी इंफॉर्मेशन। फ्लेंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फ्लेंस इज ए कैरेक्टर इन विच प्ले, तो आपका आंसर होगा मैकबेथ। फ्लेंस बैंको का बेटा है। ठीक है, मैकबेथ 2 मर्डरर हायर करता है और बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो बैंको को तो मार देते हैं, लेकिन फ्लेंस बच जाता है। फ्लेंस बच जाता है तभी तो इसके उत्तराधिकारी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के राजा बनते हैं। ठीक है, हमने क्या नाम बताया था आपको, जेम्स फर्स्ट, जो स्कॉटलैंड में जेम्स सिक्स के नाम से थे। ये इसी के वंशज है, किसके, बैंको और फ्लेंस के, विच इज फोरकास्ट भी करती है। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैकडफ किस प्ले में आते हैं, मैकबेथ में ही आते हैं। मैकडफ ही वो कैरेक्टर है जो मैकबेथ को मारता है, लेटर किल मैकबेथ। और ये प्ले की स्टार्टिंग में कौन है, थेन ऑफ फीफ है ये, थेन ऑफ फीफ बोलेंगे, फीफे बोलेंगे, फीफ बोलेंगे इसको। तो मैकडफ कैरेक्टर है मैकबेथ में। क्लियर। लेडी मैकडफ भी है, इनकी वाइफ भी प्रेजेंट की गई है और उनको मार दिया जाता है। मैकडफ का बेटे भी है, चिल्ड्रन प्ले में बोला गया है, अब एक से ज्यादा है, लेकिन उनके एक बेटे का नाम बॉय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से कोई सिली क्वेश्चन दे दे। बॉय इज कैरेक्टर, तो मैकडफ के बेटे का ही नाम बॉय होता है और उनकी वाइफ और उनको मार दिया जाता है। ठीक है, जब उनको मार दिया जाता है तो रोज एक कैरेक्टर होता है जो ये जानकारी मैकडफ को देता है, उस समय वो इंग्लैंड में होता है। ठीक है, कैरेक्टर को थोड़ा सा एलोबोरेट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद रहे। फ्लेंस बैंको का बेटा है मैकडफ, वो भी बैंको और मैकबेथ की तरह वो भी थेन है, थेन ऑफ थीफ है। जब किंग डंकन को मार दिया जाता है तो मालकम और डोनाल्ड वहां से भाग जाते हैं। मालकम चला जाता है इंग्लैंड, ठीक है, और डोनाल्ड बेल चला जाता है आयरलैंड। तो मैकडफ फिर इंग्लैंड चला जाता है मालकम को कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन बताने के लिए। या मैकबेथ, मैकबेथ ने जो धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है, कैसे उसने जानबूझ कर सब की है, वो सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो इंग्लैंड चला जाता है, किससे, मालकम से मिलने। डंकन का बड़ा बेटा होता है। तो जिस समय ये इंग्लैंड जाता है उस समय वो उसको मारने के लिए भेजता है मैकबेथ अपने मर्डरर को, और वो उसकी वाइफ और उसके बच्चों को मार देते हैं, और ये खबर रोज उनको देता है। ठीक है,
नेक्स्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है 11 नंबर पे सीवार्ड। सीवार्ड क्यों है? जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी। जब ये इंग्लैंड चले जाते हैं मालकम, फिर बाद में वहां पर डोनाल्ड बेन भी इंग्लैंड ही पहुंच जाते हैं, मैकडफ भी वहीं आते हैं। पहले मालकम मैकडफ को टेस्ट लेता है कि कहीं वो वफादार है भी नहीं है, कहीं मैकबेथ ने तो नहीं भेजा उसको। तो उस परीक्षा में वो पास हो जाता है, तभी जाकर उसका यकीन करता है, तभी वो मैकबेथ पर आक्रमण की तैयारी करते हैं। तो इंग्लैंड की आर्मी उनके साथ जुड़ जाती है। तो इंग्लैंड आर्मी का जो हेड होता है, जनरल होता है, वो सीवार्ड होता है। तो सीवार्ड इज ए कैरेक्टर इन मैकबेथ एंड ही वाज द जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी। और इंग्लिश आर्मी ही उस पर अटैक करती है, स्कॉटलैंड पर विंडम वुड में फाइट होती है, जहां पर मैकडफ मैकबेथ को मारता है। इतनी सारी जानकारी सफिशियंट है। सीवार्ड, यंग सीवार्ड, सीवार्ड का बेटा होता है यंग सीवार्ड, वाज किल्ड। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वाज किल्ड बाय मैकबेथ। लड़ाई जब होती है तो मैकबेथ उसको मार देता है। ठीक है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। सीवार्ड किस प्ले में है? मैकबेथ में है। सीवार्ड याद रहेगा तो यंग सीवार्ड भी याद रहेगा। और यंग सीवार्ड को कौन मारता है? मैकबेथ मारता है। क्लियर है? और मैकबेथ को कौन मारता है? मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडफ मारता है। आप एक तरह से कल मॉर्निंग आवर में वन लाइनर तैयार करोगे इसी के ऊपर, लेकिन वन लाइनर तैयार करोगे सीक्वेंस में, सीक्वेंस में तैयार करोगे। मैं चाहता हूं आप अपना पेन खूब चलाएं। अब आप थोड़े से लूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस सर की क्लास अटेंड करके हम गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। नहीं, आपको क्लास रेगुलर और ध्यान से अटेंड करनी होगी, नोट्स भी चलाने होंगे, पेपर भी, टेस्ट भी देना होगा और रिवीजन भी करना होगा। अब मैं आपके वक्त सेट करूंगा। हेकेट, हेकेट कौन होती है? द क्वीन ऑफ विचेस। इसमें थ्री विचेस की कहानी है। थ्री विचेस भी कैरेक्टर्स है, और थ्री बोलेंगे या फोर बोलेंगे, थ्री विचेस होती है, और फोर्थ नंबर पे जो होती है वो हेकेट, वो उनकी हेड होती है। तो इस तरह से फोर विच इसमें है। लेकिन फोर विच से कंफ्यूज नहीं होना, थ्री विच ही रखना है। एक क्रिटिक्स ने लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच बोला है। लेडी मैकबेथ was considered as the fourth witch। देखिए, थ्री विचेस का प्रोमिनेंट रोल है इसके अंदर, वो कुछ भविष्यवाणी करती है, वही भविष्यवाणी मैकबेथ को एम्बिशियस बना देती है और वो सारे स्टेप ले लेता है। और जैसे ही ये तीन विचेस मैकबेथ को एम्बिशियस बना देती है, जैसे उनकी बात सुनती है, भविष्यवाणी सुनती है, क्या भविष्यवाणी होती है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतने सीवर्ड के बारे में क्या क्लियर करें, ध्यान से सुनिए। वीडियो को मॉर्निंग आवर में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब इंग्लैंड में चले गए थे वो, तो इंग्लैंड की आर्मी का जनरल है सीवार्ड, उसका बेटा होता है यंग सीवार्ड। और जब इंग्लैंड की आर्मी स्कॉटलैंड पर हमला करती है मैकबेथ की हराने के लिए, तो उस लड़ाई में मैकबेथ उसको मार देते हैं, यंग सीवार्ड को। लेकिन जो पॉइंट समझाने के लिए हम रुके थे वो आपने हमें भुला दिया। लेडी मैकबेथ का पॉइंट हम आपको समझा रहे थे। थ्री विचेस है, और थ्री विचेस प्रोफेसी करती है। थ्री विचेस क्या करती है? प्रोफेसी करती है, भविष्यवाणी करती है। और वो उसको एड्रेस करती है थेन ऑफ ग्लेमिस, मैकबेथ से जब मिलती है। ठीक है, साथ साथ वो बोलते हैं थेन ऑफ काउडर। तो सरप्राइज हो जाता है कि थेन ऑफ काउडर तो जिंदा है, मुझे थेन ऑफ काउडर क्यों बोल रहे हो तुम? फिर वो बोलते हैं द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सरप्राइज हो जाते हैं। साथ साथ बैंकों के बारे में कहते हैं कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन आपके वंशज इंग्लैंड को राजा देंगे, देश को राजा देंगे, आप कुछ नहीं हो। तो तीन भविष्यवाणी करती है कि आप थेन ऑफ काउडर हो, आप किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो, और बैंको आपके संतान, आपके वंशज इंग्लैंड के राजा बनेंगे। ठीक है, तो ऐसी भविष्यवाणी करती है। और ठीक थोड़ी देर बाद ही रोस आकर डिक्लेयर करता है कि डंकन ने आपको थेन ऑफ काउडर बना दिया है।
तो एक भविष्यवाणी तो वही खड़े खड़े साबित हो जाती है। तब उन्हें यकीन होता है कि उन्होंने जितनी भविष्यवाणी की है वो सारी सच हो सकती है। जब एक सच हो गई, हमें नहीं पता था कि मैकथेनोस का ऑर्डर है तो बाकी भी सच हो सकती है। तो वो कहते हैं तुम राजा बनोगे, वो कहते हैं कि तुम्हारी संतान राजा बनेगी। तो मैकबेथ एम्बिशियस हो जाता है, बैंक्वेट नहीं होता। तो थ्री विचेस मैकबेथ को एम्बिशियस बना देती है, और ठीक ऐसे ही वो जब पत्र लेडी मैकबेथ को भेजता है, और उस पत्र को पढ़कर लेडी मैकबेथ भी एम्बिशियस हो जाती है। तो एक तरह से वो फोर्थ विच का काम करती है, जो उसको मोटिवेट करती है मैकबेथ को ये सब कुछ हासिल करने के लिए। तो उसको कंसीडर किया गया एज द फोर्थ विच। प्रैक्टिकली आप देखें तो थ्री विचेज यहाँ पर है, एक उनकी हेड है, चार चार चुड़ैलें तो यहीं पे ही है। लेकिन फोर्थ विच किसको माना गया है? लेडी मैकबेथ को। इस चीज का ध्यान रखना है। हेकेट कौन है? एक कैरेक्टर है जो विच है, और वो हेड है उन थ्री विचेज की। नेक्स्ट है क्वाइटन, एक लॉयल जेंटलमैन है जो मैकबेथ के दरबार में रहता है, उसको अटेंड करता है। क्वाइटन, मैं इसको हैशटैग कर देता हूँ। इस मेजर प्ले से माइनर कैरेक्टर अक्सर पूछे जाते हैं, तो क्वाइटन को नोट कर लीजिए अभी के अभी। अनुराधा जी ने क्वेश्चन किया, सर ये बॉय के बारे में फिर से बताइए। मैकडफ का जो एक बेटा होता है उसका नाम बॉय है, कैरेक्टर का नाम बॉय है अनुराधा जी। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपका। आई एम फाइन सर। सिवाड़ के बेटे का नाम यंग सिवाड़ है। वेंको के बेटे का नाम फ्लेंस है। और मैकडफ के बेटे का नाम बॉय है। मैकडफ के बेटे का नाम बॉय है। और फिलहाल ये कैरेक्टर डालिए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। कोइटन इज ए कैरेक्टर इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये इसका वफादार एक जेंटलमैन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पेयर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। लेनेक्स एंड रोस आर द कैरेक्टर। लेनेक्स एंड रोस किस प्ले में कैरेक्टर है? तो इकट्ठे याद कर लीजिए उनको। ठीक है। लेनेक्स एंड रोस मैकबेथ में ही है, नोबलमैन है। और ये किसके प्रति फेथफुल होते हैं? किसके प्रति होते हैं? ये अगेंस्ट होते हैं मैकबेथ के, और मैलकम के प्रति ये वफादार होते हैं, मैलकम। नेक्स्ट कैरेक्टर पोर्टर, जो एक क्लाउन है। पोर्टर एक क्लाउन का रोल प्ले करता है। फिर है टू मर्डर वर हायर्ड बाय मैकबेथ। दो मर्डरर को वो हायर करते हैं, और दो सिचुएशन के लिए हायर करते हैं। टू किल बैंको एंड हिज सन। बैंको के बेटे का क्या नाम है? फ्लेंस। साथ साथ टू किल मैकडफ एंड फैमिली। लेकिन मैकडफ इंग्लैंड चला जाता है, वो फैमिली को मार देते हैं। द थर्ड मर्डर वाज हायर्ड बाय मैकबेथ। ठीक है। इसमें सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि एक बार दो हायर करता है वो किसी एक के लिए, फिर एक को हायर करता है बैंक को किसी को मारने के लिए। तो टोटल तीन मर्डर वो हायर करता है दो सिचुएशंस के लिए। ऐसा है पॉइंट ये। द थर्ड मर्डर वाज हायर्ड, पहले दो करता है फिर एक को और हायर करता है, और दो ही पर्पज के लिए करता है। एक बैंक को और उसके बेटे को मारने के लिए, मेनली बैंकों को ही मारने के लिए करता है। साथ में उसका बेटा होता है जो बचकर भाग जाता है, और इनको करता है जब उसकी पूरी फैमिली को मारने जाते हैं वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैकडोनवाल्ड, किल्ड बाय मैकबेथ इन द फर्स्ट बैटल। ये मैकडोनवाल्ड कौन है? ये नॉर्वेजियन, जो स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वो किसकी सेना को हराते हैं, वो नॉर्वे की सेना को हराते हैं। नॉर्वे की सेना का जो हेड होता है जिसको मारते हैं, उसका नाम मैकडोनवाल्ड होता है। ठीक है। और इसको धोखे से सपोर्ट कौन करता है? थेनोस पाउडर। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेकेट के बाद। हेकेट थी, और यहाँ पर थ्री विचेस भी है।
तो विचेस को हम फीमेल नहीं मानेंगे, ओवरऑल यहाँ पर 3 फीमेल कैरेक्टर है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, 3 फीमेल कैरेक्टर्स आर देयर इन मैकबेथ। कौन कौन है मुझे नाम बताइए जल्दी से, आपकी बारी है। 3 फीमेल कैरेक्टर्स के नाम बताने हैं। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। रत्नेश 3 फीमेल कैरेक्टर के नाम पूछे हैं, चुड़ैलों के नाम नहीं पूछे। फीमेल और चुड़ैलों में अंतर समझिए। और मैंने नाम पूछे हैं। चलिए एक का आंसर मैं दे देता हूँ, लेडी मैकबेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स ऑफ द प्ले। यह सीखा, लेडी मैकबेथ, लेडी मैकडफ एंड ए जेंटल वुमन अटेंडिंग टू लेडी मैकबेथ। ठीक है, करेक्ट सीखा, वेरी गुड। क्लास में और भी लोग हैं, उन्होंने कोशिश तक नहीं की रत्नेश के अलावा। मैकडफ की पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स है, मैकबेथ इज अ शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी और थर्ड शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी आफ्टर कॉमेडी ऑफ एरर एंड द टेम्पेस्ट ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, ट्रेजेडी में अगर देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। आपको कराया जा चुका है वैसे ऑलरेडी। रेजिनाल्ड स्कॉट एक ऑथर रहे हैं, रेजिनाल्ड स्कॉट। उनका एक वर्क है द डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट एंड जेम्स फर्स्ट डेमोनोलॉजी। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है जेम्स फर्स्ट। प्रीवियस क्लास में भी कुछ डिस्कस किया था हमने। जेम्स फर्स्ट का वर्क है डेमोनोलॉजी। इसमें आपको ऑप्शन इस तरह से ले जाएगा, जैसे विच क्राफ्ट दिया जाएगा, कुछ और चीज सुपर नेचुरल दे दिया जाएगा। तो डेमोनोलॉजी इनका वर्क है। और शेक्सपियर ने ही नहीं, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी और बाद की एज में सुपर नेचुरल एलिमेंट के लिए सोर्स के रूप में यूज किया जेम्स फर्स्ट के इस वर्क को। साथ साथ इन्होंने बाइबल को भी ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। किसने? जेम्स फर्स्ट ने, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। और इसको ही ऑथेंटिक वर्जन माना गया। ऑथेंटिक वर्जन कब आई थी? 1611 में। ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनको नोट कर लिया कीजिए। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट के लिए उन्होंने रेजिना लेस्कोट के डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट और जेम्स फर्स्ट के टेक्नोलॉजी को यूज किया है। हिस्टोरिकली डंकन फर्स्ट रेन, डंकन ने शासन किया 1034 से 1040 तक। और हिस्टोरिकली मालकम ने शासन किया है 1057 से 93 तक। तो इस तरह से हम कहेंगे। मैकबेथ ने रूल कब किया? मैकबेथ ने रूल किया है 1040 टू 1057। कहां पर रूल करने की बात आ रही है? ये स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में। ठीक है, माइंड में आपके इंग्लैंड ना रहे, बिल्कुल भी ना रखिए इंग्लैंड। नो,
देखिए 1603 तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का सेपरेट रूल होता था। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, इनके अलग अलग राजा होते थे। लेकिन 1603 में पहली बार जेम्स फर्स्ट राजा बने और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जॉइंट शासन चलने लगा। फिर जाके 1707 में उसमें आयरलैंड भी मर्ज हुआ था। वो हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है। तो ये नोट कर लीजिए, 11वीं सेंचुरी की कहानी है। मैकबेथ कब की कहानी है? 11वीं सेंचुरी। The first scene of the play opens with thunder and lightning with some conversation of the three witches। जो फर्स्ट सीन होता है, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट, ये स्टार्ट होता है कुछ थंडर एंड लाइटनिंग के साथ, गरजना और चमकना के साथ साथ, और कन्वर्सेशन होती है थ्री विचेस की। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं, केवल थ्री विचेस की आपस में कन्वर्सेशन के साथ प्ले स्टार्ट होता है। उसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ एंड बैंक्वो मीट द थ्री विचेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्ट वन सीन थर्ड। देखिए फर्स्ट एक्ट में थ्री विचेज आती है केवल। सेकंड एक्ट में उनकी जो वो बैटल जीतते हैं और डंकन को रिपोर्ट की जाती है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है वॉर में, तो उनको आके खबर दी जाती है कि मैकबेथ ने सबको हरा दिया है। और वहां पर वो थेनो पाउडर की धोखेबाजी की भी बात आती है। तो एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ये सारी बातें होती है। युद्ध जीत लिया गया है और उसको जाके अनाउंस कर दीजिए। मैकबेथ को, रोज को कहा जाता है कि वो जाके मैकबेथ को कहे यू आर द थेनो पाउडर नाउ। तो सीन सेकंड में सारी कहानी आती है। सीन थर्ड में क्या होता है कि मैकबेथ और बैंक्वो थ्री विचेस से मिलते हैं और मैकबेथ सबसे पहले मिलता है। दोनों एक साथ ही मिलते हैं लेकिन बात पहले मैकबेथ करता है उनसे थ्री विचेस से। वो जंगल में उनको मिल जाती है। ठीक है, तो मैकबेथ एंड बैंक्वो मीट द थ्री विचेस। उस फर्स्ट सीन में तो केवल वो तीनों बात कर कर चली जाती है, आपस में बात करती है कि हम कब मिलेंगे, तो वो सारी बातें होती है। तो उस समय मैकबेथ नहीं मिलता। मैकबेथ जो मिलता है वो सीन थर्ड में मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड अपीयरेंस है थ्री विचेस की। फर्स्ट अपीयरेंस थ्री विचेस की यहाँ की है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, और विचेस की सेकेंड जो अपीयरेंस होती है वो होती है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। यहीं पर वो भविष्यवाणी करती है। वो जो प्रोफेसी होती है वो भी इसी सीन में होती है। कौन सी प्रोफेसी? कि आप थेनो ब्लेमिस हो, आप थेनो काउडर हो, और आप किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो, और बैंको आपके संतान इंग्लैंड को राजा देगी। इंग्लैंड मतलब स्कॉटलैंड। आफ्टर डिफीटिंग मैकडोनाल्ड द आर्मीज ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की आर्मी को हराकर, मैकडोनाल्डो को मारकर, किंग डंकन डिक्लेयर मैकबेथ एज द थेन ऑफ काउडर, वो डिक्लेयर कर देते हैं। किंग डंकन डिक्लेयर्स मालकम हिज हियर, वो उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। एंड गेव हिम द टाइटल, उसको क्या बोलते हैं वो? द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैकबेथ से जुड़ा हुआ पॉइंट नहीं है लेकिन साइड पॉइंट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। किसको डिक्लेयर करता है वो? मैकबेथ को, या मैकडोनाल्ड को, या मालकम को, या डोनाल्ड को? ऐसे ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे। लेडी मैकबेथ प्लान्स द मर्डर ऑफ किंग डंकन। कौन करता है प्लान? मैकबेथ नहीं, लेडी मैकबेथ प्लान करती है। ठीक है, टू स्टैब हिम, कि उसको मार दिया जाए। छुरा घोंप कर किसी को मारने को स्टैब बोला जाता है, चाकू से मारना। इन हिज स्लीप, जब वो सो रहा होगा। एंड ले द ब्लूडी एविडेंस, जो खंजर होगा वो रख देंगे टू हिज सर्वेंट, उसके नौकर के पास। और ऐसा ही वो करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में विचिज प्रोफेसी करती है और एक प्रोफेसी थेन ऑफ काउडर वहीं की वहीं पूरी हो जाती है, तो मैकबेथ एम्बिशियस हो जाता है। वो अपने घर आने की सूचना एक मैसेंजर के माध्यम से पत्र लिखकर अपनी वाइफ को बताता है, और पत्र में वो सारी भविष्यवाणी भी वो लिखता है। और वो पत्र पढ़कर लेडी मैकबेथ भी एम्बिशियस हो जाती है और उसी समय वो सोच लेती है कि हाँ तुम राजा बनोगे, तुम राजा बनोगे। तो एक तरह से वो एम्बिशियस हो जाती है और वो सारा प्लान कर देती है।
मैकबेथ इन एक्ट सेकंड एंड सीन सेकंड मर्डर द किंग डंकन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस प्ले के किस कोर्स के दौरान उसको मार देता है। सीन भी सेकंड एक्ट भी सेकंड होता है और सीन भी सेकंड होता है। तो आप इस तरह से उसको याद रख लेंगे 2.2 इस समय पर आकर उसका मर्डर होता है। Macbeth hired three murderers to kill Banquo and his son, but his son escaped and Banquo was killed। उसका बेटा बचकर भाग जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 है एक्चुअल में। फिर थर्ड को हायर करता है जब उसको मैकडफ की फैमिली को मारना होता है। तो टोटल पूछ लेगा, वैसे नहीं पूछेगा, टीजीटी का क्वेश्चन नहीं है। तो टोटल 3 मर्डर हायर करता है 2 सिचुएशंस के लिए। आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग, यहाँ पर राजा की हत्या के बाद एक कोमा होना चाहिए। मालकम भाग जाता है टू इंग्लैंड एंड डोनाल्ड बेन फ्लीज टू आयरलैंड। कहाँ चले जाते हैं वो? इंग्लैंड। तो इसी से याद रखना, बड़ा बेटा कहाँ गया था? इंग्लैंड भागा था और वापस वहां पर इंग्लैंड की सेना को लेकर वो वापस स्कॉटलैंड पर हमला करता है और फिर मैकबेथ को हराकर वापस स्कॉटलैंड का राजा बनता है 1057 में। तो कहाँ भाग के गया था वो? इंग्लैंड। कहाँ की सेना आकर मैकबेथ को हराती है? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की सेना उसको हराती है। इंग्लैंड की सेना का जनरल कौन होता है? सीवार्ड एंड यंग सीवार्ड। मैकडफ आल्सो फ्लीज टू इंग्लैंड टू मीट मालकम। मैकडफ भी पीछे पीछे मालकम से मिलने चला जाता है, लेकिन मालकम उसका यकीन नहीं कर पाता। क्यों? इसके फादर की हत्या हो गई और ये भी पता नहीं किसने मारा, कैसे मारा। तो वहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, इसी वजह से वो उस पर स्टार्टिंग में मैकडफ पर विश्वास नहीं करता। मैकबेथ किल कर देता है मैकबेथ की वाइफ और उनके बच्चे को। उनके बेटे का नाम बॉय होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ऐसे ऐसे वन लाइनर आपको तैयार करने होंगे, कुछ और भी। रोस, रोस जेंटलमैन है किंग डंकन का। गिव द न्यूज ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन मर्डर। गिव द न्यूज ऑफ मैकडफ वाइफ एंड मर्डर किसको न्यूज देता है? टू मैकडफ। उस समय वो इंग्लैंड में होता है, तब उसको खबर दी जाती है मैकडफ को। तो खबर देता है रोस। ड्यूरिंग द बैंक्वेट सीन द घोस्ट ऑफ बैंक्वेट अपीयर्स टू मैकबेथ। बैंक्वेट सीन के दौरान किस समय पर घोस्ट की अपीयरेंस होती है? बैंकेट सीन के दौरान। आफ्टर द घोस्ट अपीयरेंस, ठीक है, आफ्टर द घोस्ट अपीयरेंस मैकबेथ विजिटेड 3 विचेस अगेन। घोस्ट अपीयरेंस होने के बाद जब ये सीन आता है, इसके बाद वो घबरा जाता है और दोबारा से वो विचेस के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड अपीयरेंस विचेस की आती है और वो उनको 3 चीजें बताती है। ठीक है, द विचेस डिस्क्राइब 3 ओमनियस विजन्स। अब शकुन विजन उनको देती है। क्या 3 विजन होते हैं वो? एक तो उनको आर्म हेड दिखता है, जिसका मतलब होता है कि मैकडफ से सावधान रहना। एक ब्लूडी चाइल्ड दिखाई देता है, खून से सना हुआ बच्चा, जिसका मतलब होता है कि जो अपनी माँ से नहीं जाना उससे बचकर रहना। एंड एक क्राउन चाइल्ड, और सिंगार जिसके सिर पर क्राउन हो, एक ऐसा बच्चा दिखाई देता है, तो जिसका मतलब होता है कि राजा कोई और बनेगा। तो 3 सीन्स वहां पर उनको बताए जाते हैं। स्टार्टिंग में 3 भविष्यवाणी होती है और यहाँ पर 3 ओमनियस प्रेजेंटेशन, अपार्टिशन इनको बोलते हैं। तो वो सब चीज विचेस डिस्क्राइब करती है मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। वो सोते हुए चलती है। एंड सेज दैट नथिंग कैन क्लीन आवर हैंड्स ऑफ डंकन्स ब्लड। कोई भी चीज हमारे हाथों से इस खून को साफ नहीं कर सकती। वो बार बार उस खून को धोती रहती है। एक तरह से वो इंसेन हो जाती है, पागल हो जाती है। ठीक है, और वो सुसाइड भी कर लेती है। देखिए, जब नींद में चलने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश में, उसके लिए है सोमनी एम्बुलेंट। सोमनी सोमनीफेरस। सोमनीफेरस का मतलब होता है ऐसी दवाई जो आपको नींद दिला दे
और एम्बुलेंट का मतलब होता है मोबाइल या मूव होना। तो नींद में चलने को सोमनी एम्बुलेंट बोला जाता है। स्पेलिंग शायद सोमनी एम्बुलेंट सही है, ठीक है। और एक होता है सोमनी लोक्वेंट, जो नींद में बात करता हो। लोक्वेंट का मतलब होता है टू टॉक। सोमनी का मतलब स्लीप। वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, वन हु वॉक व्हाइल स्लीपिंग। तो दो वर्ड आप नोट कर लीजिए, सोमनी एम्बुलेंट। जो एम्बुलेंस वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है चलना, मूव करना, मोबाइल, मूवेबल। एम्बुलेंस जो होती है, ठीक है, वही है ये सोमनी एम्बुलेंट। अगर एम्बुलेंस प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उसके घुटने खराब है, पैर खराब है, तो चलने फिरने की प्रॉब्लम है। ये कुछ रूट वर्ड्स है, आगे हमारी क्लास में आएंगे जैसे जैसे हम वर्ड पावर मेडी जी को आगे लेके बढ़ेंगे। लेडी मैकबेथ कमिट सुसाइड कर लेती है। मैकबेथ किल यंग सिवाड़ को मार देता है। द लास्ट एक्ट वाज परफॉर्म एट द डंसिनेन नियर द ब्रिनम वुड। मैकबेथ का जो लास्ट पार्ट है वो डंसिनेन हिल नियर ब्रिनम वुड में परफॉर्म किया जाता है। मैकडफ टेल मैकबेथ दैट ही वाज नॉट बोर्न ऑफ वुमेन, ठीक है, वो तो सिजेरियन पैदा हुआ था, वो किसी लेडी से पैदा नहीं हुआ है। मैकडफ मैकबेथ को बताता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विचिज ने उसको कहा था कि ब्लूडी सन का मतलब है कि जो अपनी माँ से ना जन्मा हो। तो उसको मैकबेथ को लगता है तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो अपनी माँ से ना जन्मा हो, इसका मतलब उसे किसी इंसान से खतरा नहीं है। और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मैकबेथ को अपने पास आने देता है। तो मैकबेथ उसको बताता है कि मैं तो सिजेरियन हुआ हूँ। मैकडफ बिहेडेड मैकबेथ, कैसे मारता है उसको, उसकी वो हत्या करता है, साथ में उसका सर काट देता है और ले जाता है सर को टू द हेड टू मालकम, मालकम को जाकर उसका सर दिखाता है। एंड मालकम बिकेम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और इस तरह से वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। हेकेट इज द गॉडेस ऑफ विचेस प्रेजेंट की गई है, लेकिन क्रिटिक्स फोर्थ विच को कंसीडर करते हैं लेडी मैकबेथ को। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। लेडी मैकबेथ इज कंसीडर्ड एज द फोर्थ विच बाय द क्रिटिक्स। कुछ फेमस सीन जान लेते हैं जो इस प्ले में आते हैं। इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि फला फला सीन किस प्ले में आता है। तो प्ले वाइज भी करेंगे और ओवरऑल भी हम इम्पोर्टेंट सीन्स आपको पढ़ाएंगे। थ्री विचिज सीन्स, ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में आ जाता है थ्री विचिज सीन। द मर्डर सीन एक्ट सेकंड सीन सेकंड में आता है। पोर्टर सीन एक्ट सेकंड और सीन थर्ड में आता है। द डैगर सीन, द डैगर सीन भी आता है, ठीक है, एक्ट सेकंड। जितना मुझे याद है उतना बताऊंगा। द बैंक्वेट सीन, इसका सीन मुझे याद नहीं है, बैंक्वेट सीन आता है। द स्लीप वॉकिंग सीन, ये एक्ट फिफ्थ में आता है, आई थिंक सीन फर्स्ट है। एंड द गन पाउडर प्लॉट, ये भी नहीं है, आर द फेमस सीन इन द प्ले, ठीक है। विच इज सीन, जो तीन चुड़ैल है वो इस प्ले की स्टार्टिंग में अपीयर होती है, तो थ्री विचेस आपस में बात कर रही होती है, ठीक है। ये उसी सीन की बात की गई है, तो मैकबेथ में आता है और ये एक ओपनिंग सीन है। क्या है ये, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर ओपनिंग सीन, ओपनिंग लाइन पूछ ली जाती है, ठीक है। थंडरिंग एंड लाइटनिंग के साथ सीन ओपन होता है, नेचुरल सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ। और ये ओपनिंग सीन है थ्री विचेस सीन मैकबेथ का। मर्डर सीन, ये वही मर्डर सीन है जिसमें मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है और उसको हेल्प और मोटिवेशन मिलती है उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ से। और ये अंजाम कब दिया जाता है इस घटना को, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। पोर्टर सीन, ठीक इस सीन के बाद पोर्टर सीन होता है जो एक कॉमिक रिलीफ को प्रेजेंट करता है इस प्ले के अंदर। कॉमिक रिलीफ की क्या आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर बहुत टेंस सिचुएशन आ जाती है, वो खुद डरे हुए होते हैं मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की। ये करना तो वो था ही, लेकिन मैकबेथ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो ऑडियंस भी ऐसा डिप्रेशन में चली जाती है, मतलब सीरियसनेस में चली जाती है। तो ऑडियंस को रिलीव करने के लिए ही कॉमिक सीन लाए जाते हैं
और एक्ट सेकंड और सीन थर्ड स्टार्ट होते ही पोर्टर से ही स्टार्ट होता है ये। तो पोर्टर सीन जो एक क्लाउन का रोल यहाँ पर प्ले किया गया है। द डैगर सीन, जब वो उसको मारना जाता है ठीक उससे पहले, एक तरह से कह सकते हैं एक्ट सेकंड सीन सेकंड में ही आता है ये, और मारने से पहले ऑडियंस को भी नहीं दिखा देता। देखिए ये क्या है, इमेजनरी। मैकबेथ ऐसी स्टेटमेंट बोलता है, व्हाट इज दिस विजन आई हैव सीन अ डैगर हुज हैंडल वाज टुवर्ड्स मी। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोलता है, मैं अपनी इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश में बता रहा हूँ आपको। तो ऑडियंस को भी डैगर दिखाई नहीं देता, तो शेक्सपियर ये प्रेजेंट करना चाहता है कि व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की एक्चुअल मेंटल स्टेट क्या है, ठीक है। तो वो भ्रम, वो जो उसको भ्रम है, उसका जो उसकी अंतरात्मा है, वो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। वो इमोशनली अपने एथिक्स उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी अच्छाई। और उसको जब वो बुरा काम करने जाता है तो उसको वो चीज सब चीज दिखने लगती है, तो वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो वास्तव में वहां पर कोई डैगर नहीं होता, केवल उसके मैकबेथ के शब्दों से पता चलता है कि उसने कोई हवा में तैरता हुआ खंजर देखा जिसका हैंडल उसकी तरफ था। ठीक है, तो डैगर सीन इसी को बोला गया है, खंजर। मैकबेथ में आता है। बैंक्वेट सीन आता है, वो एक पार्टी करते हैं, महफिल लगाते हैं, जहां पर बैंकों का घोस्ट आता है। घोस्ट हो बैंक, बैंकों को मरवा देता है। लेकिन उसका भूत इस बैंक्वेट सीन में आता है, इसीलिए बैंक्वेट सीन इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकबेथ में। ये शेक्सपियर के प्लेज में स्लीप वॉकिंग सीन। ठीक है, एक वर्ड बताया था हमने आपको, सोमनी एम्बुलेंट। ठीक है, लेडी मैकबेथ नींद में चलती है और उसके हाथ में कैंडल भी होता है, और वो अपने हाथ साफ करती रहती है, कुछ कुछ बोलती रहती है। तो ये वही स्लीप वॉकिंग सीन है। ठीक है, लेडी मैकबेथ को कनेक्ट करता है, उसकी मेंटल स्टेट को कनेक्ट करता है। वो हाफ इंसेन हो जाती है और नींद में बड़बड़ाती है, चलती है। ठीक है, और गन पाउडर प्लॉट भी इसी प्ले के अंदर आता है। एक साजिश की जाती है कि कैसे मैकबेथ को वहां से हटाया जाए, हराया जाए। तो आर द फेमस सीन इन द प्ले। आई होप यू नोटेड, और क्लियर भी है आपको मर्डर सीन क्या है, पोर्टर सीन क्या है, ड्रैगर डैगर सीन इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर देता हूँ। क्लियर है सभी सीन, यस या नो? लाइव क्लास है तो थोड़ा सा एक्टिव बने रहिए। यस नो पूछा जाए तो रिस्पॉन्स किया कीजिए। डेथ की बात करते हैं, डेथ्स इन मैकबेथ। लगभग 8 डेथ होती है। यस, ठीक है, टोटल 8 डेथ्स जो दिखाई गई है प्ले के अंदर, वो 8 डेथ्स प्रेजेंट दिखाई गई है। मैकबेथ किल्स मैकडोनाल्ड, एक्ट फर्स्ट, सीन सेकंड। नॉर्वे की आर्मी का जो हेड होता है, किंग कह सकते हैं, पता नहीं कौन है वो, वहां का जनरल है जो भी है, मैकडोनाल्ड को वो मार देता है। ठीक है, और वो लड़ाई जीत जाते हैं, बैटल जीत जाते हैं। मैकबेथ किल डंकन विद अ डैगर, एक्ट सेकंड, सीन सेकंड। इतना मत रटना कि आप एक्ट भी याद हो जाए। ठीक है, मुझे याद आ रहा है, मैं बताया जा रहा हूँ आपको। आपको रटना नहीं है, आपको बिल्कुल ओपन माइंड से फ्री होकर चीजों को समझना है, एंजॉय करना है, वो आपको याद रहेंगे, आई गारंटी। ठीक है, इतनी बार बार बोलूंगा मैं ये चीजें तो आपको याद रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है भाई, ये याद कैसे रहेगा, मुझे याद क्यों है? ओपनिंग सीन तो थ्री विचिज से होता है, और उसके बाद वो लड़ाई जीत जाता है, उसको थेन ऑफ काउंटर बना दिया जाता है। ठीक है, ये सब एक्ट वन सीन सेकंड में ही होता है ऑब्वियसली, ये तो याद है ही। टू टू, ठीक है। एक्ट वन सीन थर्ड क्या है, थ्री विचिज दोबारा से मिलती है उनको, और जैसे ही दोबारा मिलती है, रोज आकर उसको कहता है, यू आर थेन ऑफ काउंटर। वो ऐसे याद रह जाती है चीजें, तो चीजें याद रह जाती है, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है आपको। तो 2 डेथ हो चुकी है। डंकन को मारता है, नॉर्वे के राजा को मारता है, स्कॉटलैंड के राजा को भी मार देता है। मैकबेथ किल 2 पर्सनल गार्ड ऑफ डंकन। जब डंकन को मारता है तो उसके 2 गार्ड्स होते हैं, जो जिनको लेडी मैकबेथ पॉइजन, जो पॉइजन वर्ड यूज किया गया है वो जहर नहीं होता, एक तरह की ड्रग होती है। तो वो एक तरह से बेहोश हो जाते हैं, और उनको सोते हुए की स्थिति में वो मार देता है।
वो इवन वो जो नशे में जो अर्ध निंद्रा में होते हैं वो उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ये तो मुझे पार्डन कर दीजिए, या मुझे जो क्रिश्चियनिटी में कुछ बोला जाता है वो सब चीजें बोलते हैं। लेकिन वो उसको थोड़ा सा हर्ट हो जाता है इमोशनली कि ये मुझसे एमेन एमेन बोलते हैं। जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो क्रिश्चियन लोग एमेन बोलते हैं। ठीक है। तो वो इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक बोलता है कि पार्डन कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, एक बोलता है एमन कर दीजिए, और एमन के बदले में एमन कहना होता है। ठीक है, एमेन। तो वो मैकबेथ नहीं कह पाता, तो उन दो गार्ड्स को भी वो मार देता है। ठीक। तो ये मर्डर हुआ यहाँ पर। मर्डरर्स जो वो हायर करता है वो बैंकों को मार देते हैं। क्लियर है। मर्डर कोज मैकडेथ वाइफ, कोज नहीं किल्ड है, टाइपिंग एरर है। मर्डर किल्ड मैकडफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनको मार देते हैं। ठीक है। लेडी मैकबेथ डाइस, वो सुसाइड कर लेती है। ये ऑफ स्टेज बताया जाता है सुसाइड, और ऑफ स्टेज। मैकबेथ किल्स यंग सीवार्ड इन द स्वॉर्ड फाइट, तलवार से एक लड़ाई होती है बैटल में। जी। जब इंग्लैंड की सेना स्कॉटलैंड पर हमला करती है तो वहां पर एक फाइट होती है मैकबेथ और यंग सीवार्ड, जो सीवार्ड का बेटा होता है। कैरेक्टर कल पढ़े थे, आज भी हम कुछ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये कौन होता है? जनरल ऑफ इंग्लिश आर्मी। जो इंग्लिश आर्मी है उसका हेड होता है सीवार्ड, उसका बेटा यंग सीवार्ड, उसको वो मार देता है। और मैकडफ किल्स मैकबेथ। ठीक है। तो 8 मर्डर यहाँ पर दिखाए गए हैं, लेकिन अगर इनको अलग अलग काउंट करें तो क्या संख्या आ जाएगी? आई डोंट रिमेम्बर कि 8 क्यों लिखा मैंने इसको। यहाँ पर 2 गार्ड्स है, एक तो ये बढ़ गया है यहाँ पर, और उसकी वाइफ और बच्चों को मार देता है। कम से कम 2 बच्चे भी होंगे, तो ये हो जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? आप 11 कर लीजिए इसको। ठीक है, 11 करना होगा इसको, और शायद 11 ही सही आंसर है। ठीक है। आप में से कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? 11 ही इसका सही आंसर है। और 11 कैसे आई? तो गार्ड्स है और 2 बच्चे कम से कम है। क्लियर है। मर्डर्स, इंपोर्टेंट सीन्स। आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस ऑफ विचेस इन द प्ले। एक्ट वन सीन फर्स्ट में आती है, जो ओपनिंग सीन है। फर्स्ट अपीयरेंस। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में आती है, मीटिंग मैकबेथ एंड बैंक्वो मेक द प्रोफेसी। फिर वो भविष्यवाणी करती है, थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ काउडर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यू डाई नथिंग बट योर चाइल्ड बी द किंग ऑफ इंग्लैंड। बैंकों को कहते हैं ना, तुम कुछ नहीं बनोगे, जिससे पूछते हैं इसके बारे में बताओ, कि तुम कुछ नहीं हो लेकिन तुम्हारे संतान स्कॉटलैंड इंग्लैंड के राजा बनेंगे। तो वो प्रोफेसी करते हैं। क्लियर। कब करते हैं? एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। 3 ही प्रोफेसी वहां पर होती है। फिर आती है वो एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ में, हैकेट इज एंग्री विथ 3 विचेस टू मीट विदाउट परमिशन। कि वो बिना परमिशन, हैकेट की परमिशन के 3 विचेस उसको जाकर मिल लेती है मैकबेथ से, जब बैंक्वेट सीन के बाद वो मिलने जाता है उनसे। क्लियर है। बैंक्वेट सीन के बाद मैकबेथ 3 विचेस से मिलने जाता है, और उस मीटिंग के बाद हैकेट उनसे गुस्सा होती है। तो ये एक उनकी अपीयरेंस है। फिर वो प्लान करती है कि मैकबेथ को क्या दिखाना है, क्या बताना है। तो अपार्टिशन वहां पर आते हैं, 3 दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी बात हमने की थी। एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में ओमनियस विजन फॉर मैकबेथ को दिखाए जाते हैं, 3 विजन दिखाए जाते हैं। ठीक है। क्या 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 दिखाए जाते हैं? आर्म हेड। दूसरा क्या था आंसर बताइए, अगर आपको याद है तो बताइए फिर। दूसरा ओमनियस विजन क्या दिखाया जाता है? ब्लूडी चाइल्ड। ब्लड से सना हुआ एक बच्चा।
और थर्ड क्राउन चाइल्ड। इन सब के मीनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये मालूम होने चाहिए। शायद कल हमने क्लास में ये डिस्कस किए थे। ब्लूडी चाइल्ड, ब्लूडी चाइल्ड, ब्लूडी चाइल्ड, क्राउन चाइल्ड, ये समझ लो। ये सब बात है। देखिए वो उसको दिखाना चाहती है कि बीवेयर ऑफ मैकडफ, कि मैकडफ से सावधान रहना। ही इज कमिंग टू स्कॉटलैंड, इंग्लैंड चला गया था ना वो। तो आर्म हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैकडफ से सावधान रहना, वो वापस आ रहा है। ब्लूडी चाइल्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपको उससे खतरा है जो अपनी मां से पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, खून में सना हुआ बच्चा। क्राउन चाइल्ड कि आप उस सिचुएशन से बचना जब पूरा फॉरेस्ट आपकी तरफ चलकर आने लगे। क्राउन चाइल्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट जब चलने लगे। बिरनम फॉरेस्ट आपकी तरफ चलकर आने लगेगा। और इस अपार्टीशन से ही वो खुश हो जाता है कि जंगल तो कभी चल ही नहीं सकता, तो मुझे किसी से खतरा नहीं है, ठीक है। ब्लूडी चाइल्ड में वो समझ जाता है कि मुझे कौन मार सकता है जो अपनी माँ से जना जामन बना हो, तो ऐसा तो कोई नहीं है। वो भूल जाता है कि मैकडेफ का जो बर्थ हुआ था वो सिजेरियन हुआ था। क्लियर है। तो थ्री पार्टीशन यहाँ पर आते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस, ठीक है। आई विल कवर एज मनी एज, ताकि आपको पूरा पहले थोड़ा सा क्लियर होता चला जाए। तो फर्स्ट विच बोलती है ओपनिंग सीन में, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, क्वेश्चन के साथ पूछती हैं इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। क्वेश्चन पूछकर खुद ही कहती है हम कब मिलेंगे, जब थंडर और लाइटनिंग हो रही होगी या फिर बारिश हो रही होगी। फर्स्ट विच बोलती है ये। सेकंड विच बोलती है व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, जितनी भी उथल पुथल है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सब जब सोल्व हो जाएगी। हर्ली बर्ली यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है बैटल को। कौन सा बैटल? जो स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच चल रहा है, मैकबेथ इसमें। व्हेन द बैटल लॉस्ट और वन, जब वो युद्ध या तो जीत लिया जाएगा, हार हार जाएंगे या जीत जाएंगे, हम उसके बाद मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट भी वो कह रहे हैं कि जब वो बैटल फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। थर्ड विच भी वहां कुछ बोलती है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिर थ्री विचेस एक साथ बोलती है ऑल टुगेदर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। एफ ओ एस बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इस स्टेटमेंट में, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ओवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। सभी को आंसर देना है। विच कौन से फॉरेस्ट में मिलती है? अंजलि, नोट कर लीजिए फेरस, एफ ए आर ई डबल एस, फेरस। इन द फॉरेस्ट ऑफ फेरस, वहीं पर टाउन है फेरस, और उसी के पास के जंगल में वो मिलती है जहां से लड़ाई के बाद वो आती है, जब वो मैकबेथ और बैंको से मिलती है। उस फॉरेस्ट का नाम है फेरस। यूफेमिज्म निर्देश ने आंसर दिया है, अंजलि ने दिया है कियासमस। चिसमस नहीं, कियासमस। यस रत्नेश। बाकी लोग क्या करेंगे, वो भी तो क्लास में है। निर्देश यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी हार्श, टफ, बुरे लगने वाले शब्द को जब रिप्लेस कर दिया जाए सॉफ्ट शब्दों के साथ, उसको बोला जाता है यूफेमिज्म। तो यहाँ पर यूफेमिज्म तो नहीं है। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि ने कियासमस, नेहा ने कियासमस, हरीश ने कियासमस। कियासमस के आंसर ज्यादा है, ठीक है। निर्देश बुक में है, बुक का स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजना। किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? रत्नेश, कायसमस।
ठीक है, हम समझ रहे हैं कास्मस। ठीक है, व्हाट्सएप स्क्रीन कर देना आप उस बुक का। चलिए, रत्नेश स्पेलिंग किस चीज की इनकरेक्ट है? कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको ऑप्शन में सही स्पेलिंग मिलेगी, यहाँ एरर से कोई प्रॉब्लम नहीं है रत्नेश, डोंट वरी। ठीक है, वेरी गुड अंजलि। आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोचते आप लोग? एफ साउंड रिपीट हो रही है, हो सकता है क्यासमस ना हो और आपने बस क्यासमस ही याद कर लिया। हरीश, एफ साउंड रिपीटेशन हो रही है नहीं? एलिट्रेशन भी है यहाँ पर। क्यासमस, एलिट्रेशन, और अगर एग्जाम में इतनी ही लाइन आती है, कितनी? ये फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो सिंटैक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो पैरेलल होता है। जितने वर्ड इधर होंगे इतने ही वर्ड इधर होंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और दोनों ही पार्ट, दोनों ही फ्रेज या क्लोज जो भी स्ट्रक्चर होंगे एक दूसरे को कंट्रास्ट करते हैं, विरोधाभास करते हैं। तो इसमें एंटीथेसिस के फीचर भी है। ठीक है, तो जाने एग्जामिनर किस चीज को देखकर क्या क्वेश्चन बनाए, और उसमें से वो कियासमस रखे ना रखे, एलिट्रेशन रखे ना रखे, एंटीथेसिस रखे ना रखे। ठीक है, और जो निर्देश ने बोला था कि सर इसमें क्या है, यूफेमिज्म भी है, तो हम उसको भी एनालाइज करेंगे कि यूफेमिज्म किस एंगल से है। ओवर थ्रू द फॉग एंड फिल्ड एयर, हार्श लगने वाली चीजों को सॉफ्ट किया उसने किस पर्पज से, हो सकता है। बट आप इस चीज को नोट कर लिया आप लोगों ने? क्लियर? सर न्यू चीज मिल जाने के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों विचेस एक साथ बोलती है। द अर्थ हैथ बबल्स, अर्थ जमीन के अंदर बबल्स होते हैं, एज द वाटर है जैसे पानी के अंदर भी होते हैं, दीज आर ऑफ देम, उसी में से ये एक है। दीज यूज किया गया है थ्री विचेस के लिए। विदर आर दे वेनिस्ड, वो कहाँ गायब हो गई। ठीक है, जब वो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में मैकबेथ और बैंक्वेट उनसे मिलते हैं, बैंक को मिलते हैं, वो अपनी प्रोफेसी करते हैं, और वो अचानक से फिर प्रोफेसी करने के बाद गायब हो जाती है। तो मैकबेथ पूछता है वेयर आर दे वेनिस्ड, वो कहाँ चली गई, उड़ गई या जमीन में चली गई? तो फिर बैंको कहता है कि अर्थ हैज बबल एज द वाटर हैज एंड दीज आर ऑफ देम। जैसे बबल आते हैं, टेम्परेरी चीज है, इन पर ध्यान क्या देना, ये तो ये भी नहीं पता चल रहा कि ये मनुष्य है क्या है। वो ऐसी ऐसी बातें वहां आपस में करते हैं। तो वहीं पर एक एग्जाम्पल देकर कहता है कि जैसे अर्थ और पानी में बबल्स होते हैं, तो ये जो क्रिएचर थी जो भी दिखाई दी हमें, ये उसी की बबल्स की तरह गायब हो जाती है। वी दर आर द वेनिस्ड। ठीक है, कहाँ वो गायब हो जाती है? तो बैंको बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, जब उनकी मुलाकात उनसे होती है वो गायब हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानी की नरेशन को समझने के लिए मैंने इसको ऐड कर लिया। उनको खबर दिखाई जाती है, वो आते हैं वहां पर एक्ट फर्स्ट फोर्थ सीन फोर्थ में। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन, ऐसी कोई कला नहीं है जो दिमाग में चल रही चीजों को पढ़ सके, इनका फेस, चेहरे पर दिखने वाली चीजों को जान सके फेस देखकर। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom आई बिल्ड एन एब्सोल्यूट थ्रस्ट। ठीक है, वो ही वो व्यक्ति जेंटलमैन था जिसके ऊपर मैंने पूरा भरोसा किया था। तो लेकिन माइंड में क्या चल रहा है फेस को देखकर ये चीज बताने के लिए कोई कला नहीं है। ये स्टेटमेंट देता है किंग डंकन। मैं इसको हैशटैग कर देता हूँ। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में आता है। उम्मीद है ये आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसके लिए यूज किया गया है? क्या आप बता सकते हैं किसके लिए यूज किया गया है?
बताइए, इसने बोला है ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom आई built एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण, पूरा ट्रस्ट जिस पर मैंने किया है। सिनक नहीं, मैं फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछ रहा हूँ। किसके लिए यूज किया है, किस कैरेक्टर के वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई आर्ट नहीं है, किसके बारे में वो बात कर रहे हैं यहाँ पर? मैकबेथ के लिए बोल रहे हैं, अंजलि ने आंसर दिया है। बाकी लोग भी गैस कीजिए, लाइव क्लास का आनंद ऐसे कैसे लेंगे, फिर तो रिकॉर्डेड क्लास देते आपको। स्पेलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है अंजलि। अनुराधा मैकबेथ, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। रत्नेश मैकबेथ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। वेरी गुड, आंसर दिया कंचन यादव। यहाँ पर लिखा है ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom आई built। वो एक जेंटलमैन था जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया। जब डंकन मर जाता है तो उसे तो पता ही नहीं चला मुझे किसने मारा। तो मैकबेथ को तो नहीं कहेगा कि वो ऐसी चीज। क्यों? नेहा, मैकबेथ को कब बोलेगा वो? बैंकू वहां पर खड़ा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो किसके लिए कह रहा है वो चीजें, किसके लिए कह रहा है? उसको धोखा किसने दिया? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, उसको धोखा किसने दिया था? थेनो काउडर ने। थेनो काउडर ने उसको धोखा दिया था, वो नॉर्वे के साथ जाकर मिल गया था पार्शियली, मतलब इनडायरेक्टली। और ये खबर उसको मिल जाती है तो नॉर्वे की सेना हार जाती है, तो थेन ऑफ काउडर वो मैकबेथ को बना देता है। तो यहाँ पर ही यूज किया गया है थेन ऑफ काउडर के लिए। अब इस चीज में सरकाज्म ये है कि जिस पर उसने भरोसा किया था वो एक जेंटलमैन था, जिस पर मैंने अपना पूरा भरोसा किया था थेन ऑफ काउडर पर, लेकिन उसने धोखा दिया। और ऐसी कोई कला नहीं है जो फेस को देखकर ये बता सके मन में क्या चल रहा है। और सेम चीज दोबारा से होने वाली है, किसके लिए? जो न्यू थेन ऑफ पाउडर है। और न्यू थेन ऑफ पाउडर कौन है? मैकबेथ। ये सरकाज्म हो गया इसमें। तो डबल एंटेंडेड बात है ये। पिछले वाले थेन ऑफ पाउडर के लिए भी अप्लाई हो रही है, और भविष्य में हम जान चुके हैं कि ये मैकबेथ पर भी अप्लाई होता है कि चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता। तो अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं शेक्सपियर की ये बात। चेहरे अक्सर झूठे होते हैं। हैं? क्लियर है अंजलि? अब जब आंसर मिल गया तो आपकी पूरी कहानी डिकोड हो गई। हाँ सर, ऐसा ही है। आप क्यों नहीं सोचे पहले ऐसे, आउट ऑफ द बॉक्स? भाई मैकडफ नहीं है वहां पर अभी, इस फेज में। मैकडफ ने उसको धोखा भी नहीं दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप समझदार हो जाओ। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि बस 3 महीने का कोर्स हम कर ले, फॉर्म आ गए हैं, कलेक्शन हो जाए। इन सब चीजों को टाइम लगता है। 3 महीने में तो बस प्रेशर होता है। ठीक है, लंबा समय साथ रहे तो और ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डंकन की लाइनें याद रखिएगा, हैशटैग कर दिया था। नोबल बैंको दैट हैथ नो लेस डिजर्व। तुम भी कम डिजर्व नहीं करते हो। मैकबेथ ने युद्ध जीता है, तुमने उसका साथ दिया है, वो तो बहादुर है ही। ठीक है, तुम भी कम डिजर्व नहीं करते। नोर मस्ट बी नो नो लेस, और तुम भी उससे कम नहीं जाने जाओगे। यू हैव डन सो, तुमने इतना किया है। लेट मी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, आओ मैं तुम्हें अपने गले लगाता हूँ। देखो ये जो लाइन दी है, केवल क्लास चल रही है इसलिए मैंने जानबूझकर इसमें ऐड किया है। लेकिन उसको थेन ऑफ पाउडर बोलता है, उसको थेन ऑफ ग्लेमिस, ठीक है, अपने बेटे को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड डिक्लेयर करता है। और मैकबेथ की खूब तारीफ करता है, लेकिन इनाम के तौर पर बैंकू को क्या देता है? ठीक है, वो उसको गले लगाता है कि तुम तो मेरे दिल के पास हो, और तुमने जो काम किया है वो किसी भी चीज से कम नहीं है, यू डिजर्व।
भले ही उसको कोई पोस्ट नहीं दी नहीं, लेकिन उसको अपने सीने से लगाया। तो सीने से लगाया किसको? केवल बैंकों को। तो जब एग्जामिनर इसको एग्जाम में देगा तो ये वाले पॉइंट नहीं रखेगा। ये केवल मैंने आपको याद रखने के लिए इस पॉइंट सेक्शन में डाला है। क्लियर है? इसको हटा दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब भी हटा दूंगा। तो गले किसको लगाता है? उसके काम को भी किसी से कम नहीं समझता, उसको भी इक्वली कहता है। नो लेस डिजर्व, नोर मस्ट बी नो, नो लेस। तुम भी उतने ही जाने जाओगे जितना मैकबेथ। एंड हैव डन सो, तुमने ऐसा किया है। लेट मी एनफोल्ड एंड बी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, तो अपने दिल के पास में तुम्हें रखता हूँ। गले लगाता है, डंकन बोलता है बैंको को। तो यहाँ पर बैंको लिखा हुआ है, केवल आपको मेमोरी में डालने के लिए डाला है बैंको, अदरवाइज आपको याद रखना होगा। द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन। ठीक है? तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब हुआ कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरा बेटा मालकम होगा, और उसको राजा बनाकर मैं हटूंगा, उसको प्रिंस घोषित करता हूँ। मेरे बाद वो राजा बन जाएगा, और उसको एक उपाधि देता है, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। और एल्स ओवरलैप फॉर इन माई वे इट लाइज, स्टार हाइड योर फायर्स। ठीक है? स्टार हाइड योर फायर्स, तुम अपनी रोशनी छिपा लो। एंड लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर, और लोगों को मत देखने दो कि मेरी क्या डिजायर है। ठीक है? इससे पहले की लाइन में वो उसको डिक्लेयर करता है किंग डंकन प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, लेकिन ये जो लाइन बोली गई है ये मैकबेथ ने बोली है अपनी साइड में। ठीक है? ऐसा क्या हुआ कि विचिज ने प्रोफेसी की थी, यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब वो एम्बिशियस हो गया है, जब उसको पता चलता है, वो सुनता है कि उसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बना दिया, तो वही लाइन यहाँ पर रिपीट करता है, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन। मैं इसी पद से हट जाऊंगा, और एल्स या फिर ओवरलैप, आगे बढ़ जाऊंगा, फॉर इन माई वे, अपनी इस सफर में आगे बढ़ जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। स्टार्स, तारों को, सितारों को कह रहा है कि अपनी रोशनी कम कर लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर जो ब्लैक और डीप डिजायर है वो लोगों को दिख जाए। तो स्टार्स को कह रहा है पर्सोनिफाई करते हुए कि अपनी फायर को कम कर लो, एंड लेट नोट लाइट सी, रोशनी को मत आने दो, कहीं मेरी जो ब्लैक और डीप डिजायर है वो उनको दिख ना जाए। कौन सी डिजायर? वो एम्बिशियस हो रहा है, वो ओवरलैप कर रहा है, वो राजा बनना चाह रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा जेलस होकर इस बात को बोलता है। अदरवाइज प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड किसके लिए यूज किया गया है? मालकम के लिए, उसको डिक्लेयर करता है डंकन। लेकिन यहाँ पर ये असाइड में बोला गया है, उसकी अपनी इच्छाओं को यहाँ पर वो व्यक्त कर रहा है अपनी साइड में। ठीक है? मैकबेथ, एक्ट फर्स्ट, सीन फोर्थ। परजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, जो परजेंट के डर है, जो सोचकर हम अब डर रहे हैं, वो लेस होते हैं, जो हॉरिबल इमेजिनिंग होती है, जो हम भयानक इमेजिन करते हैं, ये उससे कम होते हैं। ठीक है? मैकबेथ अपनी साइड में ही बोलता है। ग्लैमिस, नेक्स्ट है, ग्लैमिस दाउ आर्ट, ग्लैमिस तो हो तुम, थेन ऑफ ग्लैमिस तो हो तुम, एंड काउडर, और थेन ऑफ काउडर भी हो क्योंकि राजा ने तुम्हें बना दिया। एंड सेल्ट, और तुम होगे, सेल बी, shall be what thou are promised, जो तुमसे वादा किया गया है। थ्री विचेज ने क्या वादा किया है? तुम वो भी होगे। थेन ऑफ ग्लैमिस तुम हो, थेन ऑफ काउडर तुम हो, तुम बनोगे what thou you promised, जो तुमसे वादा किया गया है। yet do I fear by nature, मुझे अभी भी नेचर से थोड़ा सा डर है। it is too full over the milk of human kindness to catch the nearest way। ठीक है? ये लेडी मैकबेथ बोल रही है, जब मैकबेथ उसको एक लेटर भेजता है, उसमें विचिज की पूरी बात बताता है, तो वो भी एम्बिशियस हो जाती है। उसे पढ़ने के बाद वो अपने आप बोलती है कि तुम थेन ऑफ ग्लैमिस हो, काउडर हो, तुम वो भी बनोगे जो तुमसे वादा कर किया गया है। आई फियर ऑफ नेचर, इट्स टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, जो दयालुता के गुण है वो दूध की तरह बिल्कुल सफेद होते हैं। टू कैच द नियरेस्ट वे, और वो सीधे जो पास का रास्ता होता है उसी को वो चुनते हैं। तो इस नेचर पर उसको थोड़ा सा डाउट है। thus thou must do, thus thou must do if thou have it। ठीक है? अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें ये करना ही चाहिए। that which rather thou dost fear, जिस चीज से तुम्हें डर लगे, do then wishes should be undone। ठीक है? काफी मुश्किल से thus thou must do, वो उसको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए। इफ दाउ हैव इट, अगर करेज
तुम्हारे पास है, वो तुम एम्बिशियस हो, एम्बिशन तुम्हारे पास है, प्रोफेसी की गई है, तो तुम्हें वो चीज करनी चाहिए। दैट विच रेदर दाउ डस्ट फियर, उस चीज का जिससे तुम डरते हो। टू देन विशेष शुड बी अंडन, आपकी जो इच्छाएं होती है वो चाहती है कि इसको रहने दिया जाए, लेकिन अगर आपके पास एम्बिशन है, आपको भविष्यवाणी की गई है, तो आपको वो चीज जरूर करनी चाहिए। सी इज मोटिवेटिंग मैकबेथ थ्रू दीज लाइन्स। ठीक है, लेडी मैकबेथ की वो है। वो इतनी एम्बिशियस हो गई, वो कह रहे हैं कि अनसेक्स मी हियर, यहाँ पर वो अपने जेंडर के लिए यूज कर रही है कि मेरा जो फेमिनिज्म है, मेरी जो फीमेल क्वालिटीज है, कि उसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, ऐसा माना गया है कि फीमेल इतनी स्ट्रोंग नहीं होती, लेकिन वो इतनी एम्बिशियस है उस चीज को पढ़कर जानकर। तो वो कह रहे हैं कि अनसेक्स मी हियर, वो अपने जेंडरिज्म को, अपने फेमिनिज्म को खत्म करना चाह रही है। फिल मी फ्रॉम द क्राउन ऑफ टोइटो टू डायरेस्ट क्रुएलिटी, और मनुष्य की तरह, मैन की तरह वो भी क्रुएलिटी के साथ भर जाए। मेक थिक माई ब्लड, और मेरे ब्लड को थिक कर दीजिए। देखिए, इसका मतलब क्या है कि ग्रीक में कुछ मिथ थे, वहां पर बताया गया है कि फीमेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर ऐसे डिवाइन क्वालिटीज होती है कि जब वो बच्चा पैदा करती है तो उसका खून दूध में बदल जाता है। दूध कहाँ से आता है फीमेल के अंदर? ठीक है, तो ग्रीक मैथोलॉजी में कुछ चीजें रही होगी। ठीक है, तो वहां पर कुछ रिसर्च रही होगी, तो वहां पर एक कंसेप्ट आ जाता है कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो खून होता है एक लेडी का, वो ब्लड दूध में बदल जाता है। लेकिन अब इस सिचुएशन पर कह रही है कि मुझे फीमेल नहीं रहना। ठीक है, मेरा जो सेक्स है, मैं जो फीमेल हूं, इस चीज को हटा लीजिए, और मेरे खून को भी आप क्या कर दीजिए, थिक, गाढ़ा कर दीजिए। अब मुझे किसी बच्चे को फीड नहीं कराना है, वो दूध की तरह नहीं, एक ह्यूमन, एक योद्धा की तरह, ब्लड की तरह उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस लाइन का मीनिंग ये यहाँ पर निकलता है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि योर फेस इज अ बुक, आपका फेस क्या है, एक बुक है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? मेटाफर। वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर, आपके चेहरे पर विचित्र जो हाव भाव है उनको कोई भी समझ सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो साफ आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। टू बिगाइल, अगर आपको धोखा देना है, द टाइम, टाइम को, लुक लाइक द टाइम, समय के हिसाब से ही आप दिखे, दिखावा करे। बियर वेलकम, स्वागत करे, इन योर आइज, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने शब्दों से। लुक लाइक अ इनोसेंट फ्लावर, बिल्कुल एक इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो। बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लेकिन अंदर से एक सर्प ही बने रही। आपके मन में क्या है वो आपके चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। तो आई डोंट नो एग्जामिनर आपको कितना हिस्सा इस कोटेशन का काट कर देगा, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द होल पार्ट। कि उसको मोटिवेट कर रही है कि जो चेहरे पर है, जो दिल में है, वो चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। आप लोगों से मिलो, आंखों से बिल्कुल अच्छे दिखो, अपने व्यवहार से अच्छे दिखो, अपनी जबान से, शब्दों से अच्छे दिखो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो लोगों को नहीं दिखना चाहिए। ये बात उसको वो समझाती है, लेडी मैकबेथ। क्लियर है? मैकबेथ नर्वस हो जाते हैं कि ये क्या स्थिति आ गई है, कैसे मैकबेथ उनके उसके डंकन आ गया है और उसको मारना है, राजा बनना है, तो सपना पूरा करना है। तो वो बात कर रहे हैं अपने आप से, इफ इट वर डन व्हेन दिस डन, देन दैट वर वेल इट वर डन क्विकली। अगर ये करना ही है, ये सब कुछ होना ही है, राजा को मारकर ही मुझे राजा बनना है, तो ये घड़ी जल्दी से बीत जाए और ये सारा काम जल्दी से हो जाए। तो इफ इट वर डन, अगर ये होना है, इट इज टू डन, ये होने के लिए, राजा बनने के लिए, देन देवर वेल इट वर डन क्विकली, ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। ये स्टेटमेंट है मैकबेथ का, एक्ट फर्स्ट सीन सेवेंथ में। फिर वो बात करता है, आई हैव नो स्पर। स्पर एक मोटिवेशन के लिए यूज किया गया है। टू प्रिक द साइड ऑफ माई इंटेंट, अपने इंटेंस को मैं और बढ़ा सकूं। ठीक है, इस पर यूज किया जाता है घोड़े को तेज दौड़ाने के लिए। जो हॉर्स राइडर होता है उसके पैरों के जो शूज होते हैं, तो उसमें एक मेटल का एक पार्ट लगा होता है, जैसे ही वो उसको एड़ लगाना बोलते हैं, तो घोड़ा और तेज बोलता है। तो उसी वर्ड से रिलेटेड ये वर्ड यूज किया गया इस पर, ताकि मैं अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा और दौड़ा सकूं और स्ट्रोंग बना सकूं।
बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, लेकिन मेरी जो बढ़ती हुई एम्बिशन है, वॉल्टिंग इंक्रीजिंग एम्बिशन है, विच ओवरलैप्स जो ओवरलैप्स कर रही है इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर जाकर गिर जा रही है, एक इच्छा दूसरी इच्छा पर जाकर पहुंच जा रही है। तो वॉल्टिंग एम्बिशन इसी को बोला है कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा आ जाना, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी आ जाना। तो मैं कैसे अपने आप को इस पर करूं, मेरी इंटेंशन तो बढ़ती जा रही है, वोल्टिंग एम्बिशंस है, और जहां एक के बाद वो दूसरी के ऊपर ओवरलैप कर जा रही है। थेनोग्लेमिस के बाद काउंटर बनना, काउंटर के बाद राजा बनने की इच्छा, फिर उसकी इच्छा के ऊपर इच्छा बढ़ती जा रही है, उसकी ये क्या है, जो लालच है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी एम्बिशियस महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, और यही इसका ट्रेजिक फ्लॉ भी है। तो वो अपने ही शब्दों में इस चीज को बोलता है मैकबेथ, एक्ट फर्स्ट सीन सेम टू मी। क्लियर? तो फिर उसके बाद कहते हैं कि हम इसको आसानी से कर लेंगे। लेडी मैकबेथ उसको समझाती है कि हम जो इल्जाम है वो उसके गार्ड पर लगा देंगे, जो ब्लूडी खंजर होगा वो उसके ऊपर उनके हाथों में रख देंगे। तो वहां मैकबेथ बोलता है इफ वी फेल्ड, तो बोलता है मैकबेथ, तब वो रिप्लाई करती है, कौन, लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ को उस सवाल के जवाब में कि अगर हम फेल हो गए तो, हम किंग डंगन को नहीं मार पाए तो वो मैकबेथ के सवाल का जवाब देती है, एक्ट फर्स्ट सीन 7 में ही है, बट स्क्रू योर करेज, अपने साहस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लीजिए, टू अ स्टिकिंग प्लेस, एक पॉइंट पर, केंद्र बिंदु पर अपने पूरे साहस को, जितना भी आपका पूरा साहस है उसको एक पॉइंट पर ले आइए, और तो फिर आप फेल नहीं होगे, यू विल नॉट फेल। ठीक है? आप इस लाइन को अपने लिए मोटिवेशन के लिए रख सकते हैं। जब आप अपने पूरे साहस को, अपनी पूरी मेहनत को टीजीटी टीजीटी 2022 पर फोकस कर देंगे, ठीक है, पूरा साहस, पूरे एफर्ट, पूरी इंटेंसिटी को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, रिलेटिव्स को छोड़ दीजिए, शादी ब्याह फंक्शंस को, ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए, और अपनी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देंगे, देन यू विल नॉट फेल, लेडी मैकबेथ बोल रही है, शेक्सपियर बोल रहा है लेडी मैकबेथ के माध्यम से। ठीक है? तो लाइन इज फ्रॉम मैकबेथ, स्पीकर इज लेडी मैकबेथ, किस चीज का जवाब दे रही है कि अगर हम फेल हो गए तो, अगर हम असफल हुए राजा को मारने में तो क्या होगा हमारा। तो लेडी मैकबेथ बिल्कुल नहीं घबराती, ऐसा हो जाता ना घबरा नहीं, कि अगर हम पूरे अपने साहस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेंगे, पॉइंट क्या है कि कंसंट्रेट कीजिए कि राजा को मारना ही है और उसका इल्जाम उसके सैनिकों पर लगाना है, तो हम बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। लाइन का मतलब समझ में आया ना? एंड मोक द टाइम विथ फेयरेस्ट शो, मोक का मतलब होता है किसी चीज का मजाक उड़ाना, द टाइम विथ फेयरेस्ट शो, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो। ठीक है? इस लाइन को आपको अच्छे से समझना होगा, खैर जब हम आपके साथ है तो समझ में आ जाएगी। अगर ये एग्जाम में लाइन आ गई तो आप समझेंगे कि ये लेडी मैकबेथ की लाइन है। ऊपर लेडी मैकबेथ ने यही लाइन बोलकर मैकबेथ को मोटिवेट किया था, अब उसी लाइन को वो दोहरा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वो कह रहे हैं मोक द टाइम, समय का मजाक उड़ाओ, समय को धोखा दो, समय को भी हम धोखा दे सकते हैं, विथ फेरेसो, एक अच्छा दिखावा कर कर हम समय को भी बेवकूफ मूर्ख बना सकते हैं, फॉल्स फेस, एक झूठा चेहरा, मस्ट हाइड, वो छिपाना जानना आना चाहिए, व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो, जो झूठा दिल जानता है, दिल के अंदर क्या है वो चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए, एक फॉल्स फेस बन जाना चाहिए, मन में क्या है, हर्ट में क्या है, जो हर्ट जानता है वो चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। अब इसी चीज को मैकबेथ समझ गया, वो यहाँ पर यही लाइन रिपीट कर रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि ये लाइन लेडी मैकबेथ ने बोली, ऊपर लेडी मैकबेथ ने बोली थी, उसमें वर्डिंग्स कुछ चेंज थी, ठीक है, क्या था, योर फेस इज ए बुक, अब उसको मैकबेथ को कह रही है, ठीक है, बी इनोसेंट, बी ए इनोसेंट फ्लावर, बट बी द सर्पेंट अंडर इट, अपने फेस के चेहरे को मत दिखने दो। अब मैकबेथ उस चीज को जान गया है, समझ गया है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो वो कह रहा है, मोक द टाइम एंड फेयर एज सो फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो, ये लाइन मैकबेथ की है। एक बार बोल दीजिए, दोनों में डिफरेंस है, अगर एग्जाम में आएगी तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अगर ये लाइन एग्जाम में आ गई तो हो सकता है आप सरफेस पे पढ़ेंगे तो दोनों लाइन में सोचेंगे तो लेडी मैकबेथ बोलती है, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा मैकबेथ के बारे में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन ये लाइन मैकबेथ रिपीट करता है फिर
कुछ चेंजेस के साथ। यस कि नो? डिफरेंस कर पाएंगे ना? बैंकू बोलता है अपने बेटे को, बहुत अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा है। हस्बैंड का मतलब होता है सोर्ड तेज। इन हेवन स्वर्ग में, यहाँ आसमान में बोल रहा है, जहाँ पर स्टार चमकते हैं वो अपनी रोशनी से पृथ्वी को भी चकाचौंध कर देते हैं रात को, चांद और सितारे मिलकर। देयर कैंडल्स आर ऑल आउट, उनकी सारी कैंडल्स जो है वो सब बुझ गई हैं। कैंडल्स यहाँ यूज किया गया है किसकी जगह पर? स्टार्स लाइट। स्टार कहीं है मून की लाइट, ठीक है। तो स्टार्स को रिप्रेजेंट किया गया है, स्टार की जो लाइट है वो कैंडल्स वो सब खत्म हो गई है। आज वहां पर कंजूसी हो रही है, उन्होंने अपनी मोमबत्तियां भी सारी बुझा दी है। तो सितारे, चांद सितारे भी नहीं चमक रहे हैं, तो आज रात बहुत काली है, बिल्कुल भी रोशनी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। बैंको बोलता है फ्लेंस को, उस समय वो भी इन्वर्नेस कासल में ही है अपने बेटे के साथ। वो अपनी ड्यूटी से थक गया है, उसको वो अपनी तलवार और वो जो उसको डायमंड का एक मिला था डंकन से, वो उसको कहता है कि इसको भी संभाल दो, अपना खंजर वगैरह। एक तरह से वो रेस्ट करने के मूड में है, आराम करने के लिए तैयार हो रहा है। उस सिचुएशन पर ये बोलता है कि आज कितना अंधेरा है, देयर दी हस्बैंडरी इन हेवन, देयर कैंडल्स आर ऑल आउट, सारी मोमबत्तियां उनकी बुझ गई है। कैंडल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। सीधी सी बात है, पर्सोनिफाइड किया गया है चांद सितारों को उनकी रोशनी देने के लिए। नेक्स्ट है, गो बिड thy mistress, when my drink is ready, she she strike upon the bell। मर सर्वेंट को बोलता है, जाओ, ठीक है, जाओ मिस्ट्रेस को बोल दीजिए, अभी तो वो थेल की वाइफ है। when my drink is ready, जब मेरी ड्रिंक रेडी हो जाएगी, she strike upon the bell, वो घंटी बजा देगी, आवाज कर देगी, जाओ बोल दीजिए। तो मैकबेथ बोल रहा है सर्वेंट को, जाओ लेडी मैकबेथ को बोल दो कि जब मेरी ड्रिंक तैयार हो जाएगी तो मुझे आवाज कर दे, घंटी बजा दे, बैल कर दे। यहीं पर बात बोली गई है कि ये जो बैल होगी, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। मैकबेथ के लिए ये अच्छी होगी, लेकिन डंकल के लिए नैल होगी। नैल कौन सी होती है? नैल का मतलब क्या आता है, कौन बताएगा? ठीक है, उसमें सरपेंट वर्ड आया है। ठीक है। जो चर्च में अंतिम यात्रा होती है, फ्यूनरल सेरेमनी होती है, तो चर्च की जो घंटी बजती है शाम को, उसको नैल बोला जाता है। डंकल के लिए वो नैल होगी, मेरे लिए वो बैल होगी। कि जब सब सो जाएंगे, उसको सर्वेंट को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी महारानी समझ जाएगी, उनको उनको पता है, महारानी बोल रहा हूँ, ऑडियंस की तरह मैं भी समझ गया कि वो बनने वाली तो महारानी है ना। कि लेडी मैकबेथ को बोल देना जब उसकी ड्रिंक तैयार होगी तो आवाज कर देगी, तो उनकी पहले बात हो चुकी है। जैसे ही वो बैल की आवाज करेगी तो समझ जाएगी कि ड्रिंक उनको गार्ड को दे दी गई है। और गार्ड को ड्रिंक दे दी गई है जिसमें पॉइजन है, ड्रग्स की गई है, ताकि वो अर्ध निद्रा में पहुंच जाए, उस समय वो अपना अंजाम, कार्य को अंजाम दे सके। तो उसकी जिसके सिग्नल के लिए बोला गया है, ध्यान रखना बाई चांस एग्जाम में आ जाए। तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की प्लानिंग थी, तो इस तरह से उनको ड्रग दिया जाएगा उसके गार्ड्स को, फिर डंकन को मारा जाएगा। तो उसके सिग्नल पर उन्होंने बात की थी कि व्हेन माय ड्रिंक इज रेडी, शी स्ट्राइक्स अपॉन द बेल। इज दिस डैगर, ये एक असाइड है, सोलिलोquy है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल एक कोटेशन के रूप में यूज की गई है लाइन, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माय हैंड। ठीक है। ठीक किंग डंगन को वो जब मारते हैं एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में, ठीक है, उससे पहले की सिचुएशन है। अब वो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, सब सिचुएशन सेट हो चुकी है, ठीक है, उनको ड्रिंक दे दी गई है। तो तभी उसको खंजर दिखाई देता है, डैगर सीन आता है, ठीक है। ऑडियंस को नहीं दिखाई देता, केवल उसको दिखाई दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर वो बोलता है, इसी से पता चलता है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, मुझे एक हवा में तैरता हुआ खंजर दिखाई देता है, और जिसका हैंडल किसकी तरफ था? मेरी तरफ था। तो एक उसमें कुछ और लाइंस भी है, तो सोलिलोquy है ये। तो ऑडियंस के सस्पेंस को भी क्रिएट किया जाता है कि ये एक सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है,
बल्कि उसका इल्यूजन है। वो किस मेंटल स्टेट में पहुंच गया है, मैकबेथ इसको प्रेजेंट किया गया है। तो इस दिस ए डैगर, डैगर इंसिडेंट यहीं पर ही होता है, खंजर सीन, हवा में फेंकता हुआ खंजर। और यहाँ पर इनकी एक पूरी सोलिलोकी आती है। सोलिलोकी इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना, डैगर से बनाना है, डैगर सीन मैकबेथ में आता है। लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ से, हैड ही नॉट रिसेंबल्ड माय फादर। उनके डेथ से पहले मैकबेथ, सॉरी डंकन सोया हुआ है। हैड ही नॉट रिसेंबल्ड, विद बोल रहा हूँ, रिसेंबल के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने गलती से विद बोल दिया तो नहीं आएगा। रिसेंबल्ड माय फादर, हैड ही नॉट रिसेंबल्ड माय फादर, एज ही स्लेप्ट, जैसे कि वो सोया हुआ है। आई हैड डन इट माय हस्बैंड, ठीक है, मैंने ये कर दिया। तो दो बात कह रही है, तो क्या कह रही है कि राजा सोया हुआ है डंकन, वो मेरे फादर के जैसा लग रहा है, फादर भी बोल रही है। फिर यहाँ अपने हस्बैंड को कह रही है आई हैव डन इट माय हस्बैंड, ठीक है। तो उसने अपना काम कर दिया है। जो गार्ड्स थे उनको उसने ड्रग्स वाला जो वाइन थी वो पिलाकर उसने उनको सुला दिया है, अनकॉन्शियस कर दिया है। तो आई हैव डन माय हस्बैंड, जब उसने उसको देखा तो उसको देखकर लगा कि ये तो मेरी फादर की एज का, मेरे फादर के जैसा है। तो ये लाइन बोलती है लेडी मैकबेथ मैकबेथ को, किंग डंकन के मर्डर से पहले, ठीक है। आई हैव डन द डीड, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, एक्ट सेकंड। मैकबेथ आकर उसको बोलता है, बस इतना ही बोला जाता है, आई हैव डन द डीड, मैंने कार्य कर दिया है, ठीक है। और जैसे वो लाइन बोलता है तो वो एक और चीज कहता है, क्या तुमने नहीं सुना। मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बोलता है, क्या तुमने सुना। वो कहते हैं कि क्या सुना। वो कहती है कि क्या सुना। तो मैकबेथ को आवाज सुनती है, स्लीप नो मोर, जैसे चौकीदार बोलते हैं ना, जागते रहिए। तो ऐसी वहां पर लाइन उसने सुनी, लेडी मैकबेथ ने नहीं सुनी। अब मैकबेथ का तो अंदर का इंसान बोल रहा है कुछ कुछ, जो भी है उसको एनालाइज क्रिटिक्स नहीं कर पाए, मैं तो कैसे कर पाऊंगा। लेकिन ये लाइन वहां पे आती है तो कहता है, स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप, जो कोई सोएगा उसको मैकबेथ मार देता है, तो और मत सोइए। तो मैकबेथ कहता है कि क्या तुमने सुना, पहले वो बोलता है आई हैव डन द डीड, ठीक है। फिर बोलता है क्या तुमने सुना, लेडी मैकबेथ होती है क्या, कि स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट, ठीक है। ये मैकबेथ बोलता है। देखिए पॉपुलर लाइन है, आप सबको याद होगी बिल्कुल, आई बिलीव फुल्ली। ये लाइन दो बार और रिपीट की जाती है, लेकिन उसमें मैकबेथ नहीं आता, उसमें ग्लैमिस आता है। फिर रिपीट होती है, उसमें आता है काउडर, इस प्ले के अंदर, ठीक है। ये लाइन फिर से आती है, उसका बहम होता है, क्या तुमने नहीं सुना। अब नहीं, थोड़ी सी देर बाद आएगी। तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, एग्जामिनर किस पॉइंट से इस चीज को डाल दे। तो मैकबेथ ना करके वहां ग्लैमिस डाल दे या काउंटर डाल दे, तो बात तो वही है, ठीक है। लाइन टू लाइन पूरा पढ़ने की कोशिश की, जितना समझ में आया आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विल ऑल ग्रेट नेपट्यून्स ओशियन, ठीक है। मैकबेथ की मेंटल स्टेट नर्वस है, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, घबराया हुआ है। और वो अपने हाथ पर खून देखकर वो डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहा है कि मैंने आवाज सुनी, पहले उसने खंजर को देखा तैरते हुए हवा में, फिर उसने मैकबेथ, उसने सुना कि आवाज आ रही है कि स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, जो सोता है मैकबेथ उसको मार देता है। तो उसकी आत्मा अंतर आत्मा बोल रही है कि मैंने सोते ही राजा को मार दिया, ठीक है। बहादुरी का काम थोड़ा ही है ये। लेकिन मैकबेथ तो एक बहादुर व्यक्ति है, लेकिन काम बहादुरी वाले नहीं किए उसने, ब्रेव है। मैकडोन वालों को हराया उसने अकेले। तो फिर यहाँ आता है विल ग्रेट नेपच्यून्स, ठीक है, गॉड ऑफ सी है ये, नेपच्यून, नेपच्यून ऑफ ओशियन तो लिखा ही हुआ है, कैपिटल में है, गॉड के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, क्या सारे समुद्र मिलकर भी क्या मेरे हाथ से इस ब्लड को हटा सकते हैं, मैकबेथ बोल रहे हैं, ठीक है। एक्ट सेकंड नहीं, सीन सेकंड नहीं किया गया, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई, आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैकबेथ बोल रहा है कि क्या ये सारा ओशियन मिलकर भी, ठीक है, एग्जाम्पल है हाइपरबोलिक का।
खून को साफ करने के लिए सभी समुद्र को होने की जरूरत नहीं है। इसी में लाइन है, पूरी लाइन को अगर जोड़ देंगे अपने आप से कहते हैं नो, दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीट्यूडियसनेस सीज। मल्टीट्यूडियसनेस सीज यहाँ कहीं ना कहीं रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतने बड़ा महान सागर मल्टीट्यूडनेस इनकार्नेडाइट्स, ये रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मल्टीट्यूडियसनेस सीज, इतना विशाल का समुद्र, सारे के सारे समुद्र इनकार्नेडाइट्स रेड कलर का हो जाएगा, मेकिंग द ग्रीन वन रेड, जो ग्रीन था वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इस मेरे हाथ को साफ करने के लिए तो ये मल्टीट्यूडियस जो सी है, समुद्र है, अथाह सागर है, ये खुद ग्रीन से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइपरबोले का यूज किया गया है। क्लियर है? क्लियर है? आप लोग यस नो नहीं बोलते, कंजूसी करते हैं। हम्म? कंजूसी करते हैं, लाइव क्लास का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। My hands are of your color, but I am same to wear a heart so white. White नर्वस को शो कर रहे हैं, पेल को शो कर रहा है। तू कह रहे कि मेरे हाथ भी आपके ही कलर के हैं। My hands are of your color, क्या मीनिंग निकलता है? इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिस। पैराफ्राइज करना, सरकमलोकेशन भी बोलते हैं, घुमाकर बात कहना कि मेरे हाथ का कलर भी आपके कलर के जैसा ही है। मतलब मेरे हाथ भी किंग डंकन के मर्डर के खून से सने हुए हैं। बट आई सेम टू बियर अ हार्ट सो वाइट, और मैं भी सेम हार्ट बियर कर रही हूँ, मतलब मैं भी थोड़ी सी घबराई हुई और पेल हूँ। लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ को उस सिचुएशन पर, जब वो कह रहा है कि क्या मेरा खून सारे समुद्र मिलकर साफ कर देंगे? नहीं, ये सारा समुद्र खुद मेरे हाथ साफ करने में क्या हो जाएगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा। तो वो उसको मोटिवेट करती है, समझाती है कि मेरी स्थिति भी ऐसी है, मेरे हाथ भी आपके साथ कलर जैसे हैं, मैं भी इतनी भागीदार हूँ इस क्राइम को करने में। और साथ साथ उसे कहती है, कितने कैजुअली कहती है, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, थोड़ा सा पानी। मैकबेथ कहाँ सोच रहा है कि सारे समुद्र मिलकर भी साफ नहीं कर पाएंगे इस अपराध के गिल्ट को मेरे मन से। ठीक है, वो कह रही है कि थोड़ा सा पानी क्लियर्स अर्थ ऑफ दिस डीड, इस पूरे बुरे कर्म से थोड़ा सा पानी इसको साफ कर देगा। हाउ इजी इज इट देन, कितना अच्छा होगा। योर कंसिस्टेंसी हैथ लेफ्ट यू अनअटेंडेड, जो तुम्हारा डर है, जो लगातार तुम घबराए हो, वो उसको अनअटेंडेड ना छोड़ दे, नर्वसनेस ना दिखे। तो ये तो बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा, बस आपकी कंसिस्टेंसी आपको अनअटेंडेड ना छोड़ते, कहीं आपके हाव भाव आपके चेहरे पर ना दिखे। लेडी मैकबेथ मेंशन करती है उसको कि ये इतना बड़ा काम नहीं है, थोड़े से पानी से साफ हो जाएगा। क्लियर? एक्ट सेकंड और सीन थर्ड आता है यहाँ पर, पोर्टर सीन जो स्टार्ट होता है यहाँ पर, पोर्टर सीन। ठीक है, पोर्टर बोलता है इट प्रोवोक्स, वाइन पीने के साइड इफेक्ट बता रहा है वो। इट प्रोवोक्स द डिजायर, ये आपकी इच्छा को तो भड़का देगा, बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, लेकिन आपकी जो रियल परफॉर्मेंस है वो आपसे छीन लेगा। ठीक है, किस चीज का इफेक्ट बता रहा है ये? वाइन का। नशा आदमी की इच्छाओं को, उत्तेजनाओं को तो बढ़ा देता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उनसे छीन लेता है। पोर्टर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर अपने क्लाउन के माध्यम से कुछ अच्छी अच्छी बातें ऑडियंस तक बताने की कोशिश करता है, उनमें से एक ये भी है। जितने भी प्ले में क्लाउन देखेंगे वो कुछ इम्पोर्टेंस की बात कहते हैं। आई नो दिस इज ए जॉयफुल टर्बल टू यू, मैकडफ बोलता है। जॉयफुल टर्बल वाली लाइन बस केवल इसलिए डाली है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी यहाँ पर यूज की गई है। मेक इट फास्ट, सोए मत, सोए नहीं। टाइपिंग प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई क्या? क्या फोन को हॉरिजॉन्टल पोर्ट्रेट मोड पर क्या नहीं आता? ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन।
ठीक है। जब दो शब्दों के बीच कंट्रास्ट हो तो वो ऑक्सीमोरन होता है। यस कंचन, जब दो शब्दों के बीच कंट्रास्ट हो, बिटर स्वीट, ठीक है। बर्न एंड फ्रीज, मैं जल भी रहा हूँ जम भी रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। और जब पैरेलल सिंटैक्स ऑर्डर हो और उनमें कंट्रास्ट हो, उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। और जो पूरा सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस जो अपने आप में विरोधाभास प्रेजेंट कर रहा हो, यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर फ्रेज या क्लोज है, लेकिन जब एक सेंटेंस उसमें कुछ पार्ट नहीं है, पूरा सेंटेंस ही अपने आप को वो कंट्रास्ट कर रहा है अपनी बात से ही, तो उसको बोलते हैं जॉन डन जो यूज करते थे, फार फेच मेटाफर, क्या बोलते हैं, वर्ड स्लिप हो गया, चलिए बता देंगे। फिलहाल आपको ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस क्लियर है। वेयर वी आर देयर इज ए टैगर इन मैंस स्माइल एंड द नियर इन ब्लड द नियर ब्लड ब्लडी। वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, देयर इज ए टैगर, खंजर है, इन मैंस स्माइल, लोगों की हंसी में भी एक खंजर है, मेटाफर का कार्य यूज किया है। अच्छा, द नियर इन ब्लड, जो रिश्ते में जितना नजदीक है, द नियर ब्लडी, वो इतना ही कातिलाना है। हम कह नहीं सकते कि किसने हमारे फादर को मारा है, उनके ऊपर ही इल्जाम लग जाता है कि दोनों भाई मार डाल कर भाग गए हैं, गायब हो गए हैं। लेकिन मैल्कम कह रहा है कि सिचुएशन को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है, हम कहाँ आ गए हैं। खंजर है लोगों की स्माइल में, जो हंसते हुए दिख रहे हैं, उनको पता नहीं उसके अंदर क्या है। जो जितना नजदीक रिश्ते में है, ब्लड का मतलब यहाँ रिलेशन में है, वो इतना ही खतरनाक है। इस सिचुएशन पर वो बोलते हैं मालकम। क्लियर? यस। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक सेंटेंस के अंदर ही विरोधाभास प्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। तो तीनों में कंट्रास्ट दिखाया जाता है, लेकिन वहां सेंटेंस और क्लोज के बीच में कंट्रास्ट है तो एंटीथेसिस, दो शब्दों के बीच कंट्रास्ट है तो ऑक्सीमोरन, लेकिन पूरा सेंटेंस कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज पैराडॉक्स। हैकेट बोलती है सिक्योरिटी इज मोर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। जैसे ही आप सिक्योर महसूस करने लगेंगे, तो मोर्टल्स मतलब जो नश्वर होते हैं, ह्यूमंस के लिए यूज किया गया क्योंकि वो तो खुद ह्यूमन है नहीं, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन सिक्योरिटी होती है। जैसे ही वो सिक्योर फील कर लेता है, इसका मतलब उसके बाद वो गलती करेगा। हैकेट रिप्रेजेंट करती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, बात मैकबेथ की नहीं है, बात लाइफ की भी है। ठीक है। जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, अगर उस समय हम कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ होने की चांसेस रहती है, लाइन मान लीजिए। और जब हम थोड़ा सा फियरफुल रहते हैं, अफ्रेड रहते हैं, हेमलेट में लाइन आती है, जब हम थोड़े से अफ्रेड रहते हैं, तब हम ज्यादा अलर्ट होते हैं। ठीक है। हेमलेट में लाइन आती है, तो थोड़ा सा डर, अलर्ट रहने का एक पहचान होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जब मिल जाए तो वो चीफेस्ट एनिमी हो जाते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हेकेट कह रहे हैं कि अब मैकबेथ सिक्योर फील कर रहा होगा, वहीं पर ही कुछ गड़बड़ होगी। सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट एनिमी, शेक्सपियर ने हैकेट के माध्यम से ये लाइन कही है। रोज एक वाइज ओल्ड मैन को लेकर आता है सारी सिचुएशन को समझने के लिए। ये कोटेशन बीच से ली गई है, थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, बीच में डालनी पड़ी। फॉल्कन एक तरह का ईगल होता है, टावरिंग इन प्राइड्स ऑफ प्लेस, ऊपर उड़ रहा है, वॉच बाई माउसिंग ऑल। आउल कहाँ होता है, आउल की सोच कैसी होती है कि किसी चूहे को उठा लूं, उसका शिकार कर लूं, तो वो जमीन की तरफ ही सोचेगा ना। लेकिन फाल्कन ऊपर से निशाना बांधता है, होप्ड एट एंड किल्ड, वो उसके ऊपर मंडराता है और उसको उठाकर ले जाता है। लेकिन आउल नीचे बैठता है और नीचे की चीजों को ही देखता है। पता नहीं वो ओल्ड मैन किस चीज को वहां पर मॉडिफाई कर रहा था, ओल्ड मैन भी डिक्लेयर नहीं कर पाता कि डंकन की हत्या किसने की होगी, लेकिन चीजों को इंटरप्रेट करता है, वो समझाता है। और वहां पर वो लाइन यूज करता है, फाल्कन और आउल, तो एक ऊंचाई से शिकार करता है, ऊंचाई से नजर रखता है, और एक नीचे से नजर रखता है, उसकी छोटी सोच होती है,
तो पता नहीं क्या समझाना चाहता है, बट दिस इज सेड बाय द ओल्ड मैन इन मैकबेथ। डबल डबल टोयल द टर्बल फायर बर्न एंड कर्डन बर्बल। वो अपना जो जादू टोना करती है, तो थ्री विचेस और हैकेट्स होती है, वो यहाँ पर ये लाइन बोलती है। देखिए मीनिंग मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बट इसको इम्पोर्टेंट लाइन मेंशन किया गया है, जहाँ पे भी मेंशन किया गया है। तो लाइन डबल डबल, अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। जो टोयल है, जो तुम्हारी मेहनत है, टर्बल है, जो तुम इसको वो जो तैयार कर रही है उसको, फायर को बढ़ा दीजिए, बर्न एंड कल्ड्रन बबल, और वो जो कल्ड्रन कढ़ाई में जो भी वो पका रही है, ठीक है, उसमें से बबल है, वो सब चीज की स्पीड बढ़ा दीजिए, वहां पर ये थ्री विचेस कह रही है। और वो 3 बार, 3 बार 3-3 राउंड लगाती है, टोटल 9 टाइम्स वो उस आग के चारों तरफ घूम घूम कर वो चीज बोलती है। वहां पर माइन और नाइन की एक लाइन भी आती है, माइन और नाइन, 3 टाइम्स, 3 सर्कल ऑफ माइन दैट मेक्स द कंप्लीट 9। तो एक तरह से वो 9 सर्कल वहां पूरे करती है, और तब वो ये एक तरह से जादू भरा कुछ सेंटेंस वो बोलती है, डबल डबल टोयल एंड द टर्बल फायर बर्न द कल्ड्रन बबल। थ्री चीज का स्टेटमेंट है, पता नहीं क्यों इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया गया है। आबरा कडाबरा। आइए विचिज क्या बोलती है। जब वो थ्री पार्टीशन देती है, जो तीन उसको दिखाती है, विजन्स दिखाती है, तो उसमें से एक विजन के लिए यहाँ कोटेशन यहाँ पर मार्क की गई है, बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट लाफ टू स्कोन द पावर ऑफ मैन फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न सेल हार्म मैकबेथ। ठीक है, ये वर्ड हटा देगा नहीं हटा देगा आई डोंट नो, तभी तो पूछेगा। अगर ये वर्ड रखेगा फिर पूछेगा कि ये लाइन किसने बोली है। अगर मैकबेथ रखेगा तो स्पीकर का नाम पूछेगा, मैकबेथ हटाएगा तो प्ले का नाम पूछेगा। ठीक है, ब्लडी खून से सना हुआ हो सकता है, रेजोल्यूट हो सकता है, लाफ टू स्कोन द पावर ऑफ मैन पावरफुल होगा, फॉर नन ऑफ द वुमेन बोर्न जो औरत से नहीं जना उस आदमी से कभी भी मैकबेथ को खतरा नहीं है। ठीक है, वो सेकेंड पार्टीशन में रिप्रेजेंट करती है, तो उसी को यूज किया गया है यहाँ पर। लेट्स मेक अस मेडिसिन ऑफ आवर ग्रेट रिवेंज टू क्यूर दिस डेडली ग्रीफ, मालकम बोलता है। ठीक है, एक्ट फोर्थ सीन थर्ड में क्या बोलता है वो, कि अपने इस दुख को बदले को ही अपनी मेडिसिन बनाते हैं, और स्कॉटलैंड पर हमला करते हैं इंग्लैंड की सेना के साथ, टू क्योर दिस डेडली ग्रीफ, इस दुख को क्योर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, इस रिवेंज को ही अपने लिए एक दवाई का काम हम करेंगे। मोटिवेशन करता है अपने आप को और अपनी टीम को कि इस डेडली ग्रीफ को जो उनको साथ हुआ है, उनके फादर को मार दिया गया है, तो इस ग्रीफ को ही अपनी दवाई बनाते हैं, और यही हमारा ग्रेट रिवेंज होगा। मालकम बोलता है इस लाइन को, और कौन बोल सकता है प्ले में। लेडी मैकबेथ बोलती है, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड। देखिए स्टार्टिंग के उस फेज में किंग डंकन को मारने के बाद हाथ पर लगे खून को साफ करने के लिए मैकबेथ बोलता है कि ग्रेट नेपच्यून्स। ठीक है, अब लेडी मैकबेथ बोल रही है, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, अभी भी खून की स्मेल आ रही है। यहाँ एक्ट फिफ्थ में पहुंच गए हैं, और वो थोड़ी सी हाफ इंसेन हो गई है, आधी पागल हो गई है। एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस हाथ से जो बदबू आ रही है, वो बार बार अपना हाथ धोती है, उसको देखती है कि उससे अभी भी खून की बदबू आ रही है, वो पागलों जैसी हरकत करती है, अपना हाथ धोती रहती है, लेकिन वो साफ नहीं होती, वो बदबू नहीं जाती। ठीक है, तो मैकबेथ अपने हाथ को साफ करना चाह रहा था खून के निशान को, लेकिन लेडी मैकबेथ उससे जो स्मेल आ रही है उसको हटाना चाह रही है, तो इस स्मेल से ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहती है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब का पूरा परफ्यूम भी इस अ, अपने उससे इस चीज को साफ नहीं कर सकता, इस बदबू को, खून की बदबू को नहीं हटा सकता। अगेन दिस इज ए यूज ऑफ हाइपरबोली। ठीक है, लेडी मैकबेथ की लाइन है, कंफ्यूज नहीं होना। नेपच्यून ऑफ ओशियन मैकबेथ ने बोला था, और परफ्यूम ऑफ अरेबिया लेडी मैकबेथ का है। ठीक है, कम 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 कम, गिव मी योर हैंड। ठीक है, आपने बस इतना पढ़ा होगा, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो मार्केट में बुक्स है उसमें बस इतनी लाइन दी गई है, तो रिपीटेशन करती है कम कम कम। ठीक है, दरवाजे पर मैकबेथ आता है उसके रूम में, एक्चुअली डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको दिखाया जाता है, लेकिन वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं हो पाती, और वो किसी को भी देखते हैं तो कहने लगती है कम कम कम, गिव मी योर हैंड, आओ मेरा हाथ दो, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, टू बैड टू बैड टू बैड, आराम कर लीजिए आराम कर लीजिए आराम कर लीजिए।
तो इस तरह से रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स भी एक फिगर ऑफ स्पीच, आई फॉरगॉट द नेम कौन सी है, जब बार बार किसी वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है, खासकर मैकबेथ में किया गया है। तो ये लेडी मैकबेथ की स्टेटमेंट है, कम 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 कम, गिव मी योर हैंड, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। उसको रिपोर्ट की जाती है कि मैजेस्टी क्वीन इज नो मोर, कि रानी अब नहीं रही, उसकी मृत्यु की खबर दी जाती है। तो मैकबेथ फिर बोलता है, एक तरह से ये सोलिलोकी है, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर, उसको भी अभी इस समय पर छोड़कर जाना था। हियर वुड हैव बीन ए टाइम फॉर सच अ वर्ड, एक इतना जरूरी समय चल रहा है। वो एक एक अपडेट ले रहा है कि इंग्लैंड की जो सेना उसकी तरफ बढ़ रही है, इन्वर्नेस कासल की तरफ। ठीक है, वो एक एक खबर ले रहा है, तो तभी उसको खबर मिलती है कि वो मर गई है। तो वो तब रिएक्ट करता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, देखिए रिपीटेशन ऑफ वर्ड है, ये फिगर ऑफ स्पीच में आपको बताऊंगा बहुत सारा। क्रीप्स इन द प्रेटिपीस, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए ही वो ये सारी बात कह रहे हैं कि मनुष्य का अस्तित्व कुछ नहीं है, मोह माया कुछ नहीं है, हम किस चीज के पीछे भागते हैं, तो क्या उसको इसी समय इस क्रूशियल टाइम पर ही मरना था। टुमारो एंड टुमारो, कल कल की इच्छा में हम क्रीप्स करते रहते, रेंगते रहते हैं, दिस पैटी पेस फ्रॉम टुडे डे टू डे, रोज रोज थोड़ा थोड़ा इस जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छे के लिए हम रोज रोज रेंगते रहते हैं, इतना मेहनत करते रहते हैं, टू द लास्ट सेलेबल ऑफ द रिकॉर्डेड टाइम, लास्ट सेलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, मृत्यु के जीवन के अंतिम समय को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा है, ऑल आवर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स, और जितने भी हम लास्ट सेलेबल टाइम के जब लास्ट मोमेंट पर हम पहुंचते हैं, तो हमारे जितने भी बीते हुए कल है वो सब दिखते हैं, वो सब मूर्ख बने थे हम। द वे टू डस्टी डेथ, किस लिए मूर्ख बने थे कि अंत में तो सबको क्या मिलना है, वो डस्टी डेथ ही मिलेगी। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, सब बुझ गई है, आउट आउट ब्रीफ कैंडल सब बुझ गई है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जीवन कुछ नहीं है, एक चलती फिरती परछाई है, परछाई का कोई अस्तित्व होता है। अ पुअर प्लेयर कहता है लाइफ को, एक पुअर प्लेयर है, दैट स्टार्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज, स्टेज पर परफॉर्म करने वाला एक पुअर प्लेयर है, बस स्टेज पर आता है, परफॉर्म करता है, फिर चला जाता है। लाइफ का कंपैरिजन एक पुअर प्लेयर से किया है, वॉकिंग शैडो से किया है, देन इज हर्ड नो मोर, और फिर वो नहीं दिखाई देता जो चला जाता है। इट इज अ टेल, लाइफ क्या है, एक कहानी है जो सुनाई जाती है एक इडियट के द्वारा, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, स्टेज पर क्या है, उसमें साउंड भी है, गुस्सा भी है, लेकिन सिग्निफाई करती है वो नथिंग, जीवन कुछ भी नहीं है। अंत समय पर उसको ये सब चीजें फील होती है, बोलती है, तो मनुष्य के बारे में भी ये चीज रिप्रेजेंट की गई है। एक बार वो रीड कर देता हूँ, शी शुड हैव, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया है इसको, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर, देयर वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच वर्ड, टुमारो एंड टुमारो, एक कल अच्छा आएगा, एक अच्छा कल आएगा, टुमारो क्रीप्स, हम रेंगते रहते हैं पैटी छोटी मोटी चीजों की स्पीड से, तेज से, किस चीज के लिए, डे टू डे रोजमर्रा, टू द लास्ट सेलेबल ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम, और टाइम के अंत में जब हम पहुंचते हैं, तो हमारे बीते हुए जितने भी कल है वो सब हमें फूल्स मजाक की तरफ लगते हैं, वो हमारा मजाक बनाते हुए दिखते हैं, वो जो कल बीते हुए कल है जिनके लिए हम रोज रेंग रहे थे। द वे टू डस्टी डेथ, कहाँ ले जाते हैं सब कुछ, वो कल हमें कहाँ पर ले आए हैं, इस डस्टी डेथ पर ले आए हैं। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, और अब जीवन की जो पूरी रोशनी है वो बुझ रही है। लाइफ इज बट अ वर्किंग शैडो, लाइफ कुछ नहीं है, एक वॉकिंग शैडो मेटाफर यूज किया है। पुअर प्लेयर माना है इसको, दैट स्ट्रट्स, वो परफॉर्म करता है, फ्रेश करता है, गुस्सा जाहिर करता है, आवर अपॉन द स्टेज पर, ठीक है, प्लेयर यहाँ स्टेज के एक्टर को बोला गया है। देन इज हर्ड नो मोर, फिर वो दिखाई नहीं देता जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। इट इज अ टेल, जीवन एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, जिसको एक इडियट सुनाता है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्री, सिग्निफाइज नथिंग। मैकबेथ की लाइन है, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ, क्लियर, यहाँ पर सभी कोटेशंस पूरी होती है।